हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रियल nth रूट पे 2 क्लास कर चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर होगा। लेक्चर 3 समझने से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आपको ये लेक्चर 3 ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ लिए थे कि ये 4th रूट का सिंबल नहीं है, लेकिन ये 5th रूट का सिंबल है। फिर ये क्या चीज का सिंबल है? ये सिंबल है पॉजिटिव 4th रूट का। साथ में यह भी पढ़े थे कि पॉजिटिव 4th रूट के लिए ये सिंबल भी प्रयोग में ला सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 5th रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात कहीं पे पावर 1/4 मिले तो आप समझिए ये पॉजिटिव 4th रूट का सिंबल है। x का पावर 1/4, पावर में कहेंगे 1/4, तो क्या चीज का सिंबल है? पॉजिटिव 4/1। 1/4 पावर में, तो रूट्स रेसिप्रोकल में 4/1 यानी 4th रूट का सिंबल है ये। तो ये x टू द पावर 1/4 क्या चीज का सिंबल है? 4/1 रूट, पॉजिटिव 4/1 रूट का सिंबल है। उसी प्रकार ये x का पावर 1/5 क्या चीज सिंबल है? 5th रूट का सिंबल है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा फ्रैक्शन पावर में देखते हैं। जैसे यहां देखें कि x का पावर 1/4 वास्तव में 4/1 रूट ऑफ x है। उसी प्रकार x का पावर पॉजिटिव 4/1 रूट, उसी प्रकार x का पावर 3/4 पॉजिटिव 4/3 रूट ऑफ x। इसका सिंबल ये होगा x टू द पावर 3/4। जैसे यहां पर कि तुलनात्मक अध्ययन से आप बात को समझिएगा। जैसे x का पावर 1/4 x का पॉजिटिव 4th रूट है, उसी प्रकार x का पावर 3/4 x का पॉजिटिव 4/3 रूट है। जिस तरह से x का पावर 1/5 x का 5th रूट है, उसी प्रकार x का पावर 3/5 x का 5/3 रूट है। जब बातें रूट में करनी हो तो रेसिप्रोकल करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे x का पावर 1/5 बोलते हैं इसे। दूसरे तरह से क्या बोलते हैं? 5/1 रूट ऑफ x यानी 5th रूट ऑफ x। उसी प्रकार इसको कहेंगे x टू द पावर 3/5, तो दूसरे तरह से क्या कहेंगे? 5/3 रूट ऑफ x, 5/3 रूट ऑफ x। ये क्लियर हो गया? कुछ और एग्जांपल पे पहले बोलना सीखे। आज हम लोग फ्रैक्शन पावर को सीखेंगे, तो पहले फ्रैक्शन पावर को समझिए। क्या? जैसे ये है x टू द पावर 7/5, जैसे ये है x टू द पावर 7/5 को क्या कहेंगे? 5/7 रूट ऑफ x, 5/7 रूट ऑफ x। ये जो x टू द पावर 8/5, 8 इवन नंबर है, तो यहां क्या कहेंगे? पॉजिटिव 5/8 रूट ऑफ x। रूट का ना हो तो रेसिप्रोकल कहते हैं। कैसे? एक बार फिर दिखा दें क्या? जैसे यहां था ये x का पावर 1/4, 4/1 रूट ऑफ x यानी 4th रूट ऑफ x। 4th रूट मतलब 4/1, तो रूट की बात रेसिप्रोकल करके बोलते हैं। 4/1 रूट ऑफ x, 4/3 रूट ऑफ x, तो पॉजिटिव 4/3 रूट ऑफ x, पॉजिटिव 4/1 रूट ऑफ x। उसी प्रकार यहां पे 5th रूट ऑफ x और 5/3 रूट ऑफ x। तो क्या था यहां पे? 5/7 रूट ऑफ x, पॉजिटिव 5/8 रूट ऑफ x। ये जो x टू द पावर 8/5 है, पॉजिटिव 5/8 रूट ऑफ x। कुछ और एग्जांपल देखें। ये जो x का पावर 11/5 है, 5/11 रूट ऑफ x। ये जो x का पावर 12/13 है, पॉजिटिव 13/12 रूट ऑफ x। रूट उल्टा रेसिप्रोकल करके बोलते हैं। क्या? पॉजिटिव 13/12। पावर बोलना हो तो सीधा x का पावर 12/13, 12/13 सीधा हुआ x टू द पावर 12/13। अगर बातें को रूट के टर्म में बताना हो तो 13 पॉजिटिव 13/12 रूट ऑफ x, पॉजिटिव 13/12 रूट ऑफ x। तो फ्रैक्शन में रूट कैसे बोला जाता है आप ये सीख गए होंगे। तो आगे सीखते हैं। एक बार फिर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और हम लोग उसी जिस कॉन्सेप्ट को पिछले क्लास में नेचुरल नंबर पे सीखे थे, आज उसी को फ्रैक्शन पावर केस में सीखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से अच्छा सीखेंगे। तो पहले ये आप देखिए कि हम लोग पढ़े थे कि x का पावर 4 करते हैं तब भी x का पावर 4 मिलता है।
माइनस एक्स का पावर 4 करने से भी एक्स का पावर 4 मिलता है। इस नाते फोर्थ रूट ऑफ एक्स का पावर 4 एक्स भी होगा माइनस एक्स भी होगा। और जब भी दो दो रूट होते हैं तो पॉजिटिव वाले को प्रिंसिपल रूट कहते हैं, और पॉजिटिव रूट के लिए सिंबल क्या बनता है, पावर इस तरह से या इस तरह से। ये फोर्थ रूट, पॉजिटिव फोर्थ रूट ऐसे लिखते हैं या पावर 1/4 करके लिखते हैं। क्या कहे, पावर बोलते हैं तो सीधा पावर 1/4 या पॉजिटिव फोर्थ रूट, 4/1 रूट, फोर्थ रूट। तो जब भी दो आता है तो ये सिंबल पॉजिटिव के लिए आ जाता है। इस प्रकार x टू द पावर 4 के फोर्थ रूट, x और माइनस एक्स दोनों थे, तो x टू द पावर 4 का फोर्थ रूट, ये 1/4 पावर वास्तव में क्या है, 4/1 रूट मॉड x होगा। जब भी हमें पॉजिटिव लेना हो तो क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में सीख चुके हैं, आप पहले उसे रिवीजन कर लीजिएगा, तब आज क्लास समझ में आएगा। तो जैसे ये 4/1 था, हम आप थोड़ा देखिए कि जैसे ये 4/1 था वैसे यहां 4/3 है। x का पावर 4/3 करेंगे तभी x टू द पावर 4/3 मिलेगा, और माइनस x का पावर 4/3 मिलेंगे करेंगे तो निगेटिव का पावर 4 पॉजिटिव, ये भी x का पावर 4/3 देगा। तो जिस तरह से x का पावर 4 करने से भी x टू द पावर 4 मिला, माइनस x का पावर 4 करने से भी x टू द पावर 4 मिला, तो x टू द पावर 4 के फोर्थ रूट प्लस x माइनस x दोनों बने। उसी प्रकार यहां भी x और माइनस x दोनों के पावर 4/3 करने से सेम रिजल्ट आया, इसलिए x टू दी पावर 4/3 का 4/3 रूट प्लस माइनस x दोनों होगा। तो फिर 4/3 रूट को कैसे दर्शाया जाता है, तो 4/3 रूट कैसे दर्शाते हैं, पावर 3/4 करके। यानी एक बार लिखते हैं, पॉजिटिव 4/3 रूट कैसे दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय पावर 3/4। पावर 3/4 किसका सिंबल है, 4/3 रूट का, ये पॉजिटिव 4/3 रूट। और जब भी पॉजिटिव लेना होता है तो क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। ये x टू द पावर 4 का फोर्थ रूट, पॉजिटिव फोर्थ रूट, मॉड लगा देते हैं। पिछले क्लास में सीखे हैं, आज उसी कॉन्सेप्ट को फ्रैक्शन के केस में सीख रहे हैं। तो हम क्या देखें कि x और माइनस x दोनों का पावर 4/3 हमें सेम रिजल्ट x टू द पावर 4/3 देता है, इसलिए x टू द पावर 4/3 का 4/3 रूट x और माइनस x दोनों रहा। 4/3 रूट का सिंबल क्या है, बस पावर 3/4 कर दीजिए, सिंबल बन जाएगा पॉजिटिव 4/3 रूट का। और चूंकि ये सिंबल पॉजिटिव 4/3 रूट का है, चूंकि ये जो पावर 3/4 है पॉजिटिव 4/3 रूट का सिंबल है, इसलिए इसका आंसर मॉड x में दीजिएगा। ये बात सच है कि x और माइनस x दोनों ही x टू द पावर 4/3 का 4/3 रूट है, लेकिन ये x टू द पावर 4/3 का पॉजिटिव 4/3 रूट का सिंबल है, इसलिए ये मॉड x होगा। -2 का पावर 4/3 का पॉजिटिव 4/3 रूट है, इसलिए -2 का मॉड होगा, +2 होगा। हम लोग पिछले क्लास में भी ये कैलकुलेशन किए थे कि -2 का स्क्वायर का पावर हाफ। क्या बताए थे कि आप ये गलती मत कीजिए कि 2 और आप कट के 1, -2 का पावर 1 -2, गलत। तो ये क्या है, -2 का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 का ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, +2 होगा। तो जब पॉजिटिव लेना होता है तो मॉड लगाते हैं, -2 का मॉड लगा के भी आप +2 हासिल कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। हम ऐसा करते हैं, लगातार कंटिन्यू पढ़ाते हैं, लास्ट में हम एक एक करके पेज चेंज करेंगे कि आप सबका स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने की बात लास्ट में पहले सीखिए। क्लियर है यहां तक? तो चलिए, ये था फोर्थ रूट। फोर्थ रूट तो दो होते थे। अब जरा फिफ्थ रूट पे आइए। तो फिफ्थ रूट के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि x का पावर 5 करने से भी x टू द पावर 5 मिलता है, माइनस x का पावर 5 करने से भी क्या x का 5 मिलेगा, नहीं, माइनस x का पावर 5 तो नेगेटिव ऑफ x का पावर 5 दे देगा। यानी इकलौता x है जो x टू द पावर 5 का फिफ्थ रूट है। इकलौता x है जो x5 का फिफ्थ रूट है। तो फिफ्थ रूट का सिंबल क्या करते हैं, बस पावर 1/5। ये जो पावर 1/5 ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों ही सिंबल क्या चीज का है, फिफ्थ रूट का। पावर 1/5 किसका सिंबल है, फिफ्थ रूट का। यानी x टू द पावर 5 का फिफ्थ रूट इकलौता x है, इसमें मॉड मत लगा दीजिएगा। अगर वो निगेटिव है तो उसे निगेटिव ही होने दीजिएगा। इस बात की चर्चा पिछले क्लास में हुई थी कि -32 का इकलौता फिफ्थ रूट -2 है। इकलौता फिफ्थ रूट -2 है। -32 अपना पॉजिटिव फिफ्थ रूट कहां से लाए, उसके पास इकलौता फिफ्थ रूट -2 है। तो -2 में मॉड लगा के +2 बना दीजिएगा, तो गलत ना हो जाएगा कि -32 का फिफ्थ रूट +2, गलत हो जाएगा, मॉड मत लगाइएगा। तो -32 का इकलौता फिफ्थ रूट -2 है, उसे -2 ही रहने दीजिएगा। तो यहां भी x यदि निगेटिव है तो निगेटिव ही रहने दीजिएगा, मॉड मत लगाइएगा। ये बातें हो चुकी हैं पिछले क्लास में।
तो आज तो बस उसी को हम फ्रैक्शन पावर में बस कंपेयर करा रहे हैं, बस तुलना करा रहे हैं फ्रैक्शन पावर में, कि जैसे यहाँ पे x का पावर 5 करने से x पावर 5 मिला, माइनस x का पावर 5 करने से x का पावर 5 नहीं मिला, यानी x टू द पावर 5 का इकलौता फिफ्थ रूट x रहा। उसी प्रकार यहाँ भी x का पावर 5/3 करने से x का 5/3 मिला, माइनस x का पावर 5/3 करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, यानी x टू द पावर 5/3 का 5/3 रूट इकलौता x है। वो x निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, वही इकलौता x टू द पावर 5/3 का x टू द पावर 5/3 का 5/3 रूट है। 5/3 रूट का सिंबल कैसे होगा, तो 5/3 रूट का सिंबल कैसे होगा, पावर 3/5। ये पावर 3/5 वास्तव में 5/3 रूट का सिंबल है। रूट के टर्म में बातें करनी हो तो रेसिप्रोकल करके जवाब देते हैं, 5/3 रूट, 3/5 पावर, मगर 5/3 रूट का ये सिंबल है। तो x टू द पावर 5/3 का 5/3 रूट इकलौता x रहा। तो जैसे फिफ्थ पावर को समझ रहे थे वैसे ही यहां समझिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या सीखे, इवन के केस में मॉड लगेगा। तो जैसे यहां पे x टू द पावर 4 का ये पॉजिटिव फोर्थ रूट सिंबल है, मॉड में आया था, मगर ऑड के केस में मॉड नहीं लगा था। एकदम वही कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन पे भी रिपीट करेगा। ये x टू द पावर 4/7 का पॉजिटिव 4/7 रूट है, मॉड x आंसर होगा। और x टू द पावर 5/7 का बस ये 5/7 रूट है, यहां मॉड मत लगाइएगा, यहां x ही होगा। तो जब इवन पावर हो तो -2 का पावर 6, तो देखिए 6/5, तो यहां मॉड लगेगा। तो उतना रटने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। बचपन में क्या पढ़े थे, पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट के बाहर का वर्क करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर यदि इवन पावर हो, पावर 6 है, तो हम समझ गए कि जब पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे तो पावर 6 करेंगे, पॉजिटिव आंसर आएगा। फिर ये 6 कटा के 5 कटा के कोई हम यहां लिखें, ये -2 का पावर 6/5 और टू दी पावर 5/6 में ये 6 कटाकर 5 कटा के कोई -2 कहता है तो गलत कहता है। हम कह भी चुके हैं कि a टू दी पावर m टू दी पावर n का रिजल्ट आप जहां भी पढ़ते होंगे a पॉजिटिव केस में पढ़ते होंगे, मगर यहां a निगेटिव है, यहां लागू कर देना गलत है। तो किस केस में मॉड x होगा और किस केस में मॉड नहीं होगा, ये बातें तो पिछले क्लास से ही हो रही हैं। आप उसको रिजल्ट बना के याद रखिए या छोटी सी बात याद रखिए, अगर लगे कि ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो रहा है, जैसे निगेटिव भी रहेगा ना तो पावर 4 उसे पॉजिटिव कर देगा, तो जवाब पॉजिटिव आने के लिए मॉड लगाइए। निगेटिव रहेगा तो पावर 5 उसे पॉजिटिव नहीं कर पाएगा, तो निगेटिव है तो निगेटिव ही छोड़ दीजिए। उसी प्रकार निगेटिव भी x रहेगा तो पावर 4 उसे पॉजिटिव कर देगा, इसलिए जो भी कैलकुलेशन आता है उस कैलकुलेशन में मॉड लगा दीजिए। जो भी आता है क्या सेंस, जैसे x टू दी पावर 6/5 और टू दी पावर 5/2, आप गौर कीजिए x निगेटिव होगा तो निगेटिव का पावर 6 पॉजिटिव आ जाएगा। असल फंडा है जो बचपन में सीखे थे, पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क निपटा लीजिए। निगेटिव का पावर 6 पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो जो भी कैलकुलेशन बनता है, कैलकुलेशन क्या बनता है, तो कैलकुलेशन बनता है कि 5 कट गया, 6/2 3 हो जाएगा, तो ये x3। कैलकुलेशन क्या बनता है, x3, मगर ब्रैकेट के अंदर पावर 6 निगेटिव भी रहेगा तो पावर 6 उसे पॉजिटिव कर देगा, इसलिए यहां पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा दीजिए। अर्थात x टू दी पावर 6/5 टू दी पावर 5/2 को सीधे आप x टू दी पावर 6/5 इंटू 5/2 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये तो x3 गलत हो जाएगा। इसका रिजल्ट x3 होता है, मगर ये x3 नहीं होगा, ये होगा मॉड x3। ओके, क्लियर है? तो ये होगा मॉड x3। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा कि x टू दी पावर 6/5 इंटू 5/2, ये क्या कैलकुलेशन देगा, ये कैलकुलेशन देगा x3। यहां मॉड नहीं आएगा, ये तो कुछ नहीं, 5 कट गया 6, ये x3, ये मॉड x3 होगा और ये x3 होगा। अर्थात इन दोनों को बराबर कहना, इन दोनों को बराबर कहना गलत होगा। अगर हम ये कहें कि ये कैलकुलेट हो करके इस तरह से आएंगे, x3 आ जाएंगे, तो ये गलत होगा। तो चलिए ये सब तो पिछले का, तो
जो पिछले क्लास में नेचुरल नंबर केस में सीखे थे, आज वो फ्रैक्शन केस में देख रहे हैं। तो असल कॉन्सेप्ट है, कितना रटिएगा, असल कॉन्सेप्ट है कि बस आप ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिए। निगेटिव का पावर 6 उसे पॉजिटिव कर देगा, बस मॉड लगा दीजिए। लेकिन वही आपका ये एग्जांपल रहता, x टू दी पावर 9/5 और टू दी पावर 5/9 या टू दी पावर 5/3, x टू दी पावर 9/5 टू दी पावर 5/3, ये क्या देगा? x यदि देखिए यहां पे कैलकुलेट 5 कट गया, 9/3 कट के x क्यू देगा, क्या मॉड लगना चाहिए? तो देखते हैं, निगेटिव का पावर 9 निगेटिव ही छोड़ देगा। अगर x निगेटिव हो ना तो पावर 9 भी उसे निगेटिव में ही छोड़ देगा। तो जब ये निगेटिव में ही छोड़ रहा है तो हम मॉड लगा के उसे जबरदस्ती पॉजिटिव क्यों बनाए? तो रटने की जरूरत नहीं कि ऑड नंबर में ये इवन, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क निपटा लेते हैं। ये पावर 9/5 है, निगेटिव का पावर 9 निगेटिव ही छोड़ देगा, तो आप भी निगेटिव ही छोड़ दीजिए, मॉड मत लगाइए। लेकिन पावर 6 निगेटिव का पावर 6 उसे पॉजिटिव बना देगा, मॉड लगा दीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में नेचुरल नंबर पे सीखे थे, आज वो फ्रैक्शन पावर पे सीख रहे हैं, तो ये सही है। यहां तक क्लियर हो गया? तो एक बात और कह लें आपको कि क्या इस तरह के जो कैलकुलेशंस हैं ये मल्टीप्लाई हो जाना कब सही आता है कब गलत आता है, ये बात तो सीख लिए कि a टू दी पावर m टू दी पावर n, एक फ्रेश पेज ही लें, a टू दी पावर m टू दी पावर n इजकल टू k यदि हो तो a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n इजकल टू k लिखना, या a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n इजकल टू k है तो इसके बाद a टू दी पावर m का पावर n लिखना, या a टू दी पावर m टू दी पावर n हो तो इसको a टू दी पावर n टू दी पावर m लिखना। हम कहे ये सारा रिजल्ट कब सही है? ये सारा रिजल्ट तब सही है जब a पॉजिटिव हो, when a ग्रेटर देन 0। ये सारा रिजल्ट कब सही है? when जब a ग्रेटर देन 0। देखिए ये सारा तब सही है जब a नेगेटिव पर ही ऐसा होता है। गौर कीजिए, यहां पे आप ये लगा दिए m और n मल्टीप्लाई कर दिए, अगर 6/5 मल्टीप्लाई 5/2 कर देंगे तो x3 मिलेगा। तो यहां पे ये 5 मल्टीप्लाई करना गलत है क्योंकि x निगेटिव भी हो सकता है। बेस के बारे में आप श्योर रहे पॉजिटिव हो तभी आप ये m और n, m का मान 6/5, n का मान 5/2, तो m और n का मल्टीप्लाई होना तभी लागू कर सकते हैं जब बेस के बारे में आप श्योर हो कि पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ x वेरिएबल है जो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ x क्यों नहीं, x नेगेटिव होने पे उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगाइए। तो हम लोग जो ये पढ़े थे कि ये रिजल्ट तभी लगेगा जब a पॉजिटिव, तो थोड़ी सी चर्चा ये कर लें, क्या जब a नेगेटिव हो तब ये नहीं लगेगा? तो लगता है कभी कभी, अभी आप देखें यहां तो लग गया। यहां पे आपने यहां पे आपने x टू दी पावर 9/5 टू दी पावर 5/3 को मल्टीप्लाई कर दिए, लग गया। x नेगेटिव रहेगा तब भी लग जाएगा। यहां अगर x के जगह पर -2 रहेगा, x के जगह पर -2 रहेगा तब भी लग जाएगा। -2 टू दी पावर 9/5 मल्टीप्लाई 5/3 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ऑड पावर है, नेगेटिव का ऑड पावर, नेगेटिव का पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क भी निपटाएंगे ना, तो नेगेटिव का पावर ऑड उसे नेगेटिव में ही छोड़ देगा। तो फिर हम क्यों मॉड लगाएं? मॉड नहीं लगाएंगे, ये कट के आपको -2 का पावर 3 देगा, -8 ही देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर यहां आप सॉल्व करते -2 का पावर 6/5 और टू दी पावर 5/2, तो ये 5 कट गया, 6/2 3 हो जाएगा, -2 का पावर 3 -8 हो जाएगा। ऐसा आप सोचते तो गलत, यहाँ पे +8 होगा, यानी -8 का मॉड लगेगा,
x3 का मॉड लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर 6 है, निगेटिव का पावर 6 पॉजिटिव कर देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सका। तो बात ये हो रही थी अभी क्या बात हो रही थी? अभी ये बात हो रही थी कि ये रिजल्ट हम शुरू से बता रहे हैं कि ये रिजल्ट तभी सही है जब a ग्रेटर देन 0। लेकिन क्या a निगेटिव होने पे भी सही है? तो गौर की, जहां भी लिखा रहता है a पॉजिटिव पर ये रिजल्ट सही है, तो क्या a निगेटिव पे सही है? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि a निगेटिव पर ये गलत ही है, a निगेटिव पर भी कभी कभी सही है। जैसे इसमें तो गलत है, a निगेटिव होने पर, a का मान निगेटिव होने पर m 6/5 और n की जगह पे 5/2 मल्टीप्लाई कर देना गलत है, मगर इसमें तो सही है। इसमें 9/5, m का मान 9/5, n का मान 5/3, m और n का मल्टीप्लाई कर देना यहां तो सही है। तो हम ये कहे थे पिछले क्लास में कि ये तभी सही है जब a पॉजिटिव है। क्या a माने कि a पॉजिटिव होने पर ये सही है? हम ऐसा कहते हैं कि a पॉजिटिव होने पर ये सही है। तो a निगेटिव होने पर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि a निगेटिव होने पर यह सही है, ट्रू या फॉल्स, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि एक बात यह है कि किसी सेंटेंस के 100 केसेज बनते हों, 99 केस में वो सही सेंटेंस है, मगर एक भी केस में गलत है, तो वो सेंटेंस गलत कहा जाएगा, उसका आंसर फॉल्स आएगा। हम ही मानते हैं कि ये निगेटिव पर भी कभी कभी सही आता है। अभी तो सही आ रहा है, ये एग्जांपल देखिए, a के जगह पर -2 है, a का पावर m का पावर n, m है 9/5, n है 5/3, आप m और n को मल्टीप्लाई कर दिए निगेटिव बेस के केस में, आप ये फॉर्मूला लगा दिए निगेटिव बेस के केस में, सही रिजल्ट तो आया। लेकिन 100 केसेज बनते हैं, 99 केस में सही रिजल्ट आए और एक केस में गलत आ जाए, तो या तो क्वेश्चन में चिन्हित रहना चाहिए कि ये गलत वाला केस को छोड़कर, तभी हम उसे ट्रू कहेंगे। अदरवाइज 99 केस में सही है और एक केस में गलत है तो भी कहेंगे ये सेंटेंस फॉल्स है। ट्रू कब कहते हैं? जो ऑलवेज ट्रू हो, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो। एग्जाम में ट्रू फॉल्स आंसर देने का तरीका यही है, ऑप्शन चुनने का तरीका यही है। तो क्या बातें हुई? ए पॉजिटिव होने पे तो ये सही है, ए निगेटिव होने पे कब कब सही है। तो कई केसेज बनते हैं, एक दो केस की हम चर्चा कर लें ए निगेटिव होने पर कब कब सही है। थोड़ा सा यहाँ पे पहले इसकी बात ये हम लिख करके रखे हैं कि ए निगेटिव होने पे सही कब है। हम क्या लिखे? ये जो रिजल्ट है, दीज रिजल्ट्स आर ट्रू व्हेन ए ग्रेटर देन 0। ऐसा नहीं लिखे कि ए निगेटिव होने पे फॉल्स है। हाँ, ये लिखे कि ए पॉजिटिव होने पे निश्चित रूप से सही है। ए निगेटिव होने पे गलत भी हो सकता है, जैसे यहां गलत हो गया, ए के जगह पे निगेटिव है -2, m के जगह पे 2, n के जगह पे हाफ, ये m और n मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -2 आया, गलत है। क्योंकि आप जानते हैं -2 का स्क्वायर 4, 4 का पॉजिटिव रूट, ये +2 होगा, ये +2 होगा, ये -2 आया, गलत है। तो ए निगेटिव होने पे गलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही गलत है। अभी एग्जाम्पल देख रहे थे, तो ए निगेटिव होने पे कब कब सही है। तो कुछ रिजल्ट हम लिखे हैं, आप देख लीजिए। क्या कि m यदि P1/Q1, अभी हम लोग आज के क्लास में लोग फ्रैक्शन पावर की बात कर रहे हैं, m कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये m कोई नेचुरल नंबर नहीं है, m फ्रैक्शन है। तो मान लिया m है P1/Q1, n है P2/Q2, जहां P1 और Q1 रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, P2 और Q2 रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, और a बेस निगेटिव है, तब भी ये रिजल्ट, ये कैलकुलेशन सही हो सकता है। कब? या तो P1 Q1 P2 Q2 ये सारे टर्म्स, मतलब m भी फ्रैक्शन के रूप में है, n भी फ्रैक्शन के रूप में है, और ये सारे टर्म्स ऑड नंबर हैं। P1 भी ऑड नंबर, P2 भी ऑड नंबर, Q1 Q2 ये सारे ऑड नंबर हो, तो बेशक आप ये रिजल्ट तब भी लगा दीजिए जब a निगेटिव हो। a निगेटिव है तब भी लगा दीजिए। आप गौर कीजिए, हम जो कहे उस वक्त पिछले केस में जो सही आ गया था, यहां पे a निगेटिव, देखिए 9 भी ऑड, 5 भी ऑड, 5 भी ऑड, 3 भी ऑड, m का मान 9/5 ऑड बटे ऑड, n का मान 5/3 ऑड बाय ऑड में सही आ गया था। अगर m बराबर P1/Q1, n बराबर P2/Q2, P1 P2 Q1 Q2 सारे ऑड नंबर हो, तो निगेटिव के केस में भी आप ये रिजल्ट लगा दीजिएगा तो आपको सही मिलेगा। और कब सही मिलेगा? P1 P2 Q1 Q2 ये सारे ऑड नंबर हैं, तब सही मिलेगा। और कब सही मिलेगा?
तब भी सही मिलेगा सेकेंड केस में, या तब भी सही मिलेगा जब m और n को जो आप मल्टीप्लाई करते हैं, m मल्टीप्लीकेशन n, m और n मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, p1 मल्टीप्लाई p2 और डिवीजन बाय q1 मल्टीप्लाई q2, ये मिलेगा। यदि p1 p2 और q1 q2 रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, को सरल भाषा में ये समझिए कि ये मल्टीप्लाई होने पर कोई किसी से कटे नहीं, ऐसा नहीं कि p1 q2 से कट जाए, पूरा पूरा नहीं कटे, अगर कम भी कटे, मतलब p1 q2 से नहीं कटे, p2 q1 से नहीं कटे, थोड़ा भी नहीं कटे, रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई होने पर टर्म कटने मत लगे, उस वक्त भी ये रिजल्ट आप ब्लाइंडली लगा दीजिएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे -1 है का स्क्वायर का पावर 1/3। अब देखना है कि इसको हम ऐसा रिजल्ट लगा दें, क्या क्या रिजल्ट लगा दें, -1 का पावर m है 2, ये लगा दे क्या, हाँ लगा दीजिए, सही आएगा। क्यों, क्योंकि ये 2/3 ये जो मल्टीप्लाई होकर के आया -1 2/3, ये रिलेटिवली प्राइम टर्म है, 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है, तब सही आएगा। और कोई एग्जांपल, ये -1 का पावर जरा 2/4 में आजमाइए तो इक्वल टू, क्या हम इसको -1 का पावर 2 अंदर में और पावर 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं क्या? तो देखिए यहां m का वैल्यू है 2, यहां n का मान है 1/4। हम फिर से लिखें, -1 का पावर 2 और उस पे पावर 1/4। क्या हम इसे -2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 लिख सकते हैं क्या? बताइए, ये m और n गुना कर सकते हैं क्या? तो यहां पे नहीं, यहां करेंगे तो गलत हो जाएगा। सॉरी, ये 1 है ना, ये क्या है, 1 तो ये -1, ये 2 × 4 कट के 1 ये क्या आ जाएगा, -1 का पावर हाफ, ये आ जाएगा। तो आप इस तरह का कैलकुलेशन करिएगा तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि m और n आपस में कुछ टर्म कट जा रहे हैं, ये 2 और 4 आपस में कट जा रहा है। अगर ये 2/4, अगर ये 2/4 रिलेटिवली प्राइम है क्या, 2 और 4 नहीं है, तो फिर गलत आ जाएगा। गलत आया भी, क्या गलत हुआ? आप इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए, अलग अलग सॉल्व करते हैं तो LHS सॉल्व होने के बाद क्या देगा, -1 का स्क्वायर देगा +1 और 1 का पावर 1/4, ये क्या दे देगा, 4th रूट ऑफ 1, पॉजिटिव 4th रूट ऑफ 1 होगा। और RHS क्या रिजल्ट देगा, -1 का पावर 2 × 1/4, ये हो गया -1 का पावर 2 और 4 कट के 1/2, ये तो रूट -1 हुआ, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो क्या कहे, एक बार रिजल्ट पे फिर से वापस लौटिए, रिजल्ट पे फिर से वापस लौटिए। क्या रिजल्ट लिखे थे? रिजल्ट लिखे कि ए पॉजिटिव हो तो फिर ये रिजल्ट धरलेस इस्तेमाल कीजिए। आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिजल्ट सही है व्हेन ए नेगेटिव, तो आपका आंसर होगा नहीं, फॉल्स। क्यों? जबकि कुछ केसेस में सही है, तब भी क्यों? क्योंकि एक बार फिर बोलते हैं 100 केसेज में अगर 99 केस में सही है और एक केस में भी गलत आया तो कहेंगे ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे कि दिस, यह सेंटेंस इस केस को छोड़कर, गलत वाला केस को छोड़कर, फिर आप सही कहिए उसे। लेकिन सीधे कह दे, पूछे आपसे कि क्या ये रिजल्ट सही है व्हेन ए नेगेटिव, ट्रू या फॉल्स, तो कहेंगे नहीं सही है, फॉल्स। तो यदि ए पॉजिटिव है तो आप इसको धरलेस इस्तेमाल कीजिए, जब ए नेगेटिव है तब भी कुछ केसेस में सही है। कब केसेस में सही है? आज हम लोग फ्रैक्शन पावर की बात कर रहे हैं, कब सही है? यदि m P1/Q1, n P2/Q2, फ्रैक्शन है, m भी फ्रैक्शन में है, n भी फ्रैक्शन में है, P1/Q1 रिलेटिवली प्राइम है, P2/Q2 रिलेटिवली प्राइम है। अगर ये P1 P2 Q1 Q2 सारे ऑड नंबर्स हैं, जिसे m का मान भी ऑड बाय ऑड, n का मान भी ऑड बाय ऑड, तो ये रिजल्ट ए बेस, ए यानी बेस के निगेटिव होने पर भी धरलेस इस्तेमाल कीजिए। अगर सारे ऑड नंबर है तो धरलेस इस्तेमाल कीजिए। अगर उसमें इवन नंबर भी है, तब इवन नंबर है तब थोड़ा सा सावधान हो जाइए। क्या?
तब पहले m और n को मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेंगे, P1 P2 बटे Q1 Q2। अगर P1 P2 और Q1 Q2 रिलेटिवली प्राइम आ रहे हैं, मतलब P1 Q2 से कट नहीं रहा है, P2 Q1 से कट नहीं रहा है, थोड़ा भी नहीं कट रहा है, रिलेटिवली प्राइम है, तभी ये रिजल्ट आप धरले से इस्तेमाल कीजिए। क्या और केसेज होंगे जब सही है, और भी केसेज होंगे जब ये ए नेगेटिव होने पर भी सही है, उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। क्या ये सब रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, हम भी रटे नहीं है। हम क्या किए, सॉल्व करते गए, और जब जब रिजल्ट आया उसको हम रिजल्ट के रूप में लिख दिए। क्या सॉल्व करते गए, हम असल फंडा ये मान के चले कि पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क सॉल्व कर लेते हैं। असल हम फंडा ये मान के चले कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। एक्स निगेटिव है, निगेटिव का पावर 9 निगेटिव में रह जाएगा, ये निगेटिव में ही कैलकुलेशन छूट जाएगा। निगेटिव एक्स निगेटिव है तो निगेटिव का पावर 9 निगेटिव, अब उसका फिफ्थ रूट भी निगेटिव, एक्स निगेटिव रहने पर निगेटिव ही रह जाएगा, तो हम मॉड नहीं लगाए और हम ये मल्टीप्लीकेशन वाला फंडा लागू किए। 5 5 कट गया, 9/3 3 हो गया, लागू किए, ये मल्टीपल फंडा लागू किए। तो देख लिए कि ऑड बाय ऑड रहने पर ऐसा होता है, तो बस रिजल्ट बना दिए। तो रिजल्ट ऐसे ही बनाया है। असल कॉन्सेप्ट है पहले ब्रैकेट के अंदर आप देख लीजिए और तब ब्रैकेट के बाहर निकल के आप उसमें जो मैच किया हम उसके आधार पर रिजल्ट बना दिए। रिजल्ट क्या बनाए एक बार फिर सुन लीजिए, और भी रिजल्ट बनेंगे। ए नेगेटिव पर और भी सिचुएशंस आएंगे जहां पर ये रिजल्ट इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप पहले उस रिजल्ट आप देख लीजिएगा कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। ये तो हम देख लिए कि जब ए नेगेटिव है और एम एन फ्रैक्शन है, P1/Q1 P2/Q2, अगर P1 P2 Q1 Q2 सारे ऑड नंबर्स हैं तब ये रिजल्ट धरले से इस्तेमाल करना है। और यदि ऑड नंबर नहीं है तो इवन नंबर भी कुछ टर्म है तो m और n को मल्टीप्लाई करके देखे, यदि P1 P2 Q1 Q2 रिलेटिवली प्राइम है, मतलब P1 Q2 से नहीं कट रहा है, P2 Q1 से नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद नहीं कट रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, तभी ये रिजल्ट धरले से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये सब रटने की जरूरत है? एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि रटने की जरूरत नहीं, याद रह गया, ठीक है, याद रह जाए। दो रिजल्ट इतना तो कसम याद रखिए, जितना भी बोले, जितना चर्चा किए उसको रिजल्ट के तौर पे याद कीजिए। आपको बार बार दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा कि कब करें कब नहीं करें, आप तो दिख जाएगा करे सब ऑड नंबर है तो करो, क्या करो 5 5 कट गया 9/3 3 एक्स क्यू आंसर दिख जाएगा, करे सब ऑड नंबर नहीं है, कुछ टर्म्स इवन भी हैं। तो क्या यहाँ m है 6/5, n है 5/2, तो कट की क्या हो जाएगा 30/10। क्या ये 30 और 10 रिलेटिवली प्राइम है? तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो फिर इसको आप ऐसे मत लिखिए, m ये x टू द पावर m का पावर n को x टू द पावर m और n इस तरह से नहीं लिखिए कि आप देख भी लिए दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। क्या यहां तक क्लियर है ना सबको? आप देख भी लिए कि ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, तो थ्योरम बन गया कि रिलेटिवली प्राइम है। और वही अगर ये रिलेटिवली प्राइम होते, जैसे एग्जांपल, जैसे वही रिलेटिवली प्राइम होते, क्या x का पावर 4/3 या 4/3 टू दी पावर 5/7, हम देख रहे हैं कि कोई ना 4 7 से कटेगा ना 3 5 से कटेगा, कोई किसी से नहीं कटेगा। इवन नंबर भी कुछ हैं, कोई बात नहीं, हम इसको धरले से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, उतना सा रिजल्ट याद रहेगा। तो इतना सा रिजल्ट जरूर याद रखिए कि x टू द पावर P1/Q1 और टू द पावर P2/Q2, m का मान P1/Q1, n का मान P2/Q2, कब कब P1/Q1 मल्टीप्लाई P2/Q2 कब कब लगा पाएंगे? तो जब बेस पॉजिटिव हो तो निश्चित रूप से लगाएंगे, और जब बेस निगेटिव हो तब, जब बेस निगेटिव हो और यदि P1 P2 Q1 Q2 सारे ऑड नंबर्स हैं तभी लगाएंगे, या बेस निगेटिव है और कुछ टर्म ऑड नहीं है, P1 P2 Q1 Q2 में कुछ टर्म इवन है, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यदि P1 Q2 से नहीं कट रहे हैं, P2 Q1 से थोड़ा भी नहीं कट रहा है, यानी P1 P2 Q1 Q2 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तब भी हम ये रिजल्ट, इसके बाद ये रिजल्ट धरले से लगाएंगे। तो जितना पे लगाएंगे उतना तो हम समझ लिए। ये बात खुली कहां से थी, कहां शुरू हुए? तो यही कि असल कॉन्सेप्ट तो है
कि पहले ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर निगेटिव का पावर 4 उसे पॉजिटिव बना रहा है, मॉड लगा दीजिए। ब्रैकेट के अंदर निगेटिव का पावर 5 निगेटिव ही रह जाएगा, बाद में उसका फिफ्थ रूट करेंगे तब भी निगेटिव रह जाएगा, तो फाइनली निगेटिव रह जाएगा, तो मॉड मत लगाइए, मॉड लगा दीजिएगा तो पॉजिटिव होगा। तो ओरिजिनली इस तरह सोचिए, एक आसान मेथड सोचिए, और जो कंक्लूजन रहा उसे भी याद रखिए, तो कई जगह आपको सहूलियत मिलेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक ही बात को कई बार रिपीट कर दिए कि थोड़ा सा आज क्लास है तो ध्यान से सुनिएगा, और कसम इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तब जाके दिमाग में पूरी तरह से बैठेगा। महसूस तो हो रहा होगा कि पिछले 2 क्लास के कंपेयर में ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास है, फ्रैक्शन पावर है, इसमें और भी बातें अच्छी चीज सीखेंगे हम, बस ध्यान सुनिए। अभी तक का कंक्लूजन क्या निकला, थोड़ा सा अभी तक का कंक्लूजन लिख दें आगे बढ़ने से पहले। तो बढ़ने से पहले यही रहा कि भाई ये nth रूट का सिंबल नहीं है यदि n इवन नंबर बटे ऑड नंबर है, तो ये पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है। तो ये यदि n इवन नंबर बटे ऑड नंबर है तो ये पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है, मतलब ये nth रूट का सिंबल नहीं है, मगर n यदि ऑड बाय ऑड है तो फिर ये nth रूट का सिंबल है। एक ये हम लोग सीखे। दूसरा क्या सीखे कि n यदि इवन नंबर बटे ऑड नंबर है, तो n इवन नंबर बटे ऑड नंबर है तो नेगेटिव का पावर भी इवन नंबर उसे पॉजिटिव बना देगा, मॉड लगाइए। और ऐसे भी ये पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है, प्रिंसिपल nth रूट का सिंबल है, तो मॉड लगाइए। और जब n ऑड बाय ऑड है, ऑड बाय ऑड है, तो फिर वहां पे पॉजिटिव रूट या प्रिंसिपल रूट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिर ये nth रूट का, फिर ये nth रूट का सिंबल है, और nth रूट ऑड बाय ऑड होने पे, n के ऑड बाय ऑड होने पे nth रूट इकलौता होते हैं, वहां मॉड मत लगाइए। यानी रिजल्ट यही निकला कि n का मान इवन नंबर बटे ऑड नंबर हो तो मॉड लगाइए, और n का मान अगर ऑड बटे ऑड हो तो मॉड मत लगाइए। 1-2 एग्जांपल आपको दिखा दें। क्या इवन नंबर बटे ऑड नंबर हो तो मॉड लगाइए, और ऑड बटे ऑड हो तो मॉड मत लगाइए। यहां तक हम लोग सीखे। अब हम लोग सीखते हैं, तो 2 केस हम लोग सीखे। अगर गौर किए तो हम लोग अभी 2 केस सीखे हैं। अच्छा, रेशनल नंबर कितने तरह का हो सकता है? रेशनल नंबर ऑड बाय ऑड होगा। हम लोग अभी कौन कौन सा केस सीखे? एक सीखे ऑड बाय ऑड, दूसरा क्या सीखे? इवन बाय ऑड। अब जरा सीखते हैं ऑड बाय इवन। ये ऑड बाय इवन क्या है? n जब ऑड बाय इवन हो, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू हाफ हो, n इक्वल टू 3/4 हो। क्या अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग पढ़े हैं ऑड बाय ऑड, जैसे x टू द पावर 5/3 और टू द पावर 3/5 x होता है। और क्या पढ़े हैं? अंदर ब्रैकेट के अंदर इवन बाय ऑड, ब्रैकेट के अंदर इवन बाय ऑड, तो ब्रैकेट के अंदर इवन बाय ऑड तो फिर मॉड x। अब जो पढ़ने वाले हैं ब्रैकेट के अंदर ऑड बाय इवन, यानी इस बार 3/4 अंदर रहेगा, ऑड बाय इवन, ब्रैकेट के अंदर ऑड बाय इवन, बाहर से 4/3। इसके बारे में क्या लिखें अब ये सीखने जा रहे हैं। क्या क्या सीख चुके? ब्रैकेट के अंदर ऑड बाय ऑड, फिर क्या सीखे? ब्रैकेट के अंदर इवन बाय ऑड, मॉड x आया। ये x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मॉड x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें क्या सीखना है कि ब्रैकेट के अंदर यदि ऑड बाय इवन हो तो हमारा कैलकुलेशन किस तरह से होना चाहिए। चलिए इस पे हम लोग फोकस करें। n ऑड बाय इवन नंबर, n का मान हाफ, 3/4 etc। तो क्या हम ये पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी कि नेगेटिव का पावर हाफ इमेजिनरी नंबर आता है। इस बात की चर्चा हुई थी पिछले क्लास में कि नेगेटिव का पावर हाफ कीजिएगा तो इमेजिनरी। क्यों? मान लिया कि ये बराबर x, अगर रूट -1 x है तो x को स्क्वायर करेंगे तो -1। क्या कोई रियल नंबर ऐसा जानते हैं कि स्क्वायर करने पे -1 आएगा? ऐसा कोई रियल नंबर नहीं जानते हैं कि स्क्वायर करने पे -1 आएगा। तो निश्चित रूप से x कोई रियल नंबर नहीं हो सकता, मतलब रूट -1 रियल नंबर नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में इमेजिनरी नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग रियल नंबर की चर्चा कर रहे हैं।
उसी प्रकार -1 का पावर 3/4, ये 3/4 भी तो ऑड नंबर बटे इवन नंबर हुआ। अब हम लोग सीख रहे हैं ऑड नंबर बटे इवन नंबर का केस। ये 3 को अंदर कर दिया। ऐसे अंदर क्यों कर दिए? बेस नेगेटिव है तभी अंदर कर दिए। तभी तो सीखे थे ना कि अगर ये रिलेटिवली प्राइम हो, m है 3 n है 1/4, तो रिलेटिवली प्राइम हो तो 3 अंदर जा सकता है। 3 और 4 रिलेटिवली प्राइम है तो 3 अंदर जा सकता है। जब बेस नेगेटिव है तब भी अंदर जा सकता है। उस रिजल्ट को पढ़ने का, याद रखने का ये फायदा मिला ना। तो जितना रिजल्ट बताए वो उपयोगी है, उतना सा रिजल्ट याद भी रखिएगा। अलग बात है कि असल में फंडा है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क देख लीजिए, फिर ब्रैकेट के बाहर, वहां से भी आपको सारा सीन क्लियर हो जाएगा। लेकिन तो भी जितना सा रिजल्ट हम लिखाए उसको याद, क्या लिखा है बस यही। उसमें ये भी एक था क्या कि 3 और 4 इवन नंबर है, इवन नंबर का सिचुएशन है। ऑड नंबर में तो कीजिए ही, इवन नंबर में भी यदि रिलेटिवली प्राइम है तो 3 को अंदर ले आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो -1 का पावर 3 हो गया, -1 का 4th रूट। क्या ये रियल होगा? देखते हैं जरा। इसको x मान लीजिए। अगर -1 का 1/4, -1 का पावर 1/4 x होता है, तो फिर x का पावर 4, x का पावर 4 कर देंगे तो इधर -1 हो जाएगा। x का पावर 4 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई रियल नंबर जानते हैं जिसका पावर 4 करने से -1 आए? नेगेटिव का भी पावर 4 कीजिएगा तो पॉजिटिव में आएगा। जितने भी रियल नंबर है पावर 4 होते ही पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 का पावर 4 0 हो जाएगा। लेकिन पावर 4 होने पे नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, ऐसे कोई रियल नंबर नहीं है। तो निश्चित रूप से ये रियल नंबर नहीं है। तो फिर ये कैसा नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर की चर्चा बाद में करेंगे। तो हम ये देखें कि जब पावर ऑड बाई इवन है तो अंदर में नेगेटिव दीजिएगा तो रियल नंबर नहीं रह जाता है। रियल नंबर कब रहता है? 0 का पावर हाफ 0 होगा, 4 का पावर हाफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 है 2 होगा, 9 का पावर हाफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 है 3 होगा। यानी पॉजिटिव का पावर ऑड बाई इवन होगा, 0 का पावर ऑड बाई इवन होगा, मगर नेगेटिव का पावर ऑड बाई इवन इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं रह जाएगा। तो क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन यही आया कि n जब ऑड नंबर बटे नॉन जीरो इवन नंबर हो, नॉन जीरो क्या, जीरो भी इवन नंबर है तो बटे में 0 ना हो जाए, इसलिए लिखा गया है नॉन जीरो इवन नंबर। तो n यदि ऑड नंबर बटे नॉन जीरो इवन नंबर हो, यानी ऑड नंबर बटे इवन नंबर के सिचुएशन में x टू द पावर n तभी रियल होगा जब बेस पॉजिटिव हो। बेस के नेगेटिव होने पर वो रियल नंबर नहीं रह जाता है। ये सीखे। तो फिर क्या बात होगी? क्या बात हुई कि डोमेन ऑफ f(x टू द पावर n) कब? जब n ऑड नंबर बटे इवन नंबर, नॉन जीरो इवन नंबर मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑड नंबर बटे इवन नंबर केस में f(x बराबर x टू द पावर n) का डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी, जहां f(x) क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन। अभी हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। 11th 12th और IIT के सिलेबस में जो कैलकुलस पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, वह भी रियल वैल्यूड होता है। हम लोग रियल वैल्यूड कैलकुलस पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, और अभी रियल नंबर की चर्चा चल रही है। ओके, तो डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू x टू द पावर n। n यदि हम कुछ एग्जांपल दें, जिसे मान लीजिए x टू द पावर 3/4 हो, या x टू द पावर 1/2 हो, या x टू द पावर 5/6 हो। डोमेन डोमेन इन सभी का डोमेन ऑफ, या कोई भी ऑड बाई इवन नंबर हो, x टू द पावर -5/2 हो, डोमेन ऑफ ETC, ये सभी का डोमेन क्या होगा? विल बी, x नेगेटिव नहीं होंगे, बेस नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि 0 से लेकर कहां तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा। तो इन सभी का डोमेन 0 से इन्फिनिटी तक होगा। क्या कहे? यदि x का पावर n ऑड नंबर बटे इवन नंबर है तो f(x) इक्वल टू x टू द पावर n का डोमेन 0 से इन्फिनिटी होगा। तो जब इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी होगा तो फिर इस रिजल्ट का भी डोमेन 0 से इन्फिनिटी होगा। और जब 0 से इन्फिनिटी होगा, x पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव की चिंता ही नहीं, x पॉजिटिव है तो फिर तो ये मल्टीप्लाई करने का नियम धड़ल्ले से लगेगा। पॉजिटिव बेस के लिए ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नियम धड़ल्ले से लगेगा पॉजिटिव बेस पर। नेगेटिव बेस पर ना हम लोग कुछ केसेस देखते हैं, पॉजिटिव बेस पे तो ये मल्टीप्लाई धड़ल्ले से होगा। तो x टू द पावर n का पावर 1/n कट के क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है। x नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव का पावर n
n यहाँ ऑड नंबर बटे इवन नंबर है, तो निगेटिव का पावर ऑड बाय इवन इमेजिनरी हो जाते हैं, तो x यहाँ पॉजिटिव है और पॉजिटिव बेस पर ये मल्टीप्लाई होकर के x आंसर आया। तो अभी तक में क्या क्या निकला कंक्लूजन, पीछे का कंक्लूजन निकालते हुए आगे की बात करें तो अभी तक में क्या केस देखे, हम देखे कि यदि n इवन नंबर बटे ऑड नंबर है, यदि n इवन नंबर बटे ऑड नंबर है तो फिर ये पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है, मॉड x होगा। अब पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया के कॉन्सेप्ट से भी सीखिए कि यदि n इवन नंबर है तो निगेटिव का पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड आएगा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, तब बाहर काम, यहां से भी आपको क्लियर होगा कब मॉड लगेगा कब मॉड नहीं लगेगा। ओके, दूसरा क्या सीखे, n यदि ऑड नंबर बटे ऑड नंबर है तो फिर ये nth रूट का सिंबल है, n यदि इवन नंबर बटे ऑड नंबर है तो ये जो पावर 1 बाय n nth रूट का सिंबल नहीं है, पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है, मॉड लगा। लेकिन n जब ऑड नंबर बटे ऑड नंबर है तो फिर 1 बाय n nth रूट का सिंबल है और ये x होगा। और जब ऑड बाय इवन नंबर था तब, तो जब n ऑड बाय इवन नंबर था तभी हम देखे ना हम लोग कि जब n ऑड बाय इवन नंबर था, ऑड बाय इवन नंबर था तो x नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, और जब x नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा तो x की पावर 1 n का पावर 1 बाय n तब भी x होगा। अलग बात है कि जब x पॉजिटिव हो, जैसे 7 पॉजिटिव है तो 7 लिखिए कि मॉड 7 लिखिए, दोनों बराबर होते हैं। 9 पॉजिटिव है, 9 लिखिए कि मॉड 9 लिखिए, बराबर होता है। तो कब मॉड x होगा कब x होगा, तो इस तीसरा केस में आप x लिखिए कि मॉड x लिखिए, दोनों सही है। क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है तीसरा में। तो कब कब x आंसर रहा, तो दूसरा और तीसरा में x रहा। कब कब मॉड x आंसर रहा, पहला और तीसरा में मॉड x रहा, क्योंकि तीसरा के लिए x लिखिए या मॉड x लिखिए, एक ही बात है, x पॉजिटिव है। तो x टू द पावर n का पावर 1 बाय n, n फ्रैक्शन है, आज नेचुरल नंबर n नहीं है, n फ्रैक्शन है, तब भी यदि n इवन नंबर बटे ऑड नंबर है, क्या एग्जांपल देके दिखाएं, यदि n इवन नंबर बटे ऑड नंबर हैं तो फिर मॉड लगाइए। ब्रैकेट के अंदर इवन नंबर है तो मॉड लगाइए, ब्रैकेट के अंदर यदि ऑड बाय ऑड है तो मॉड मत लगाइए, x रहने दीजिए। और जब ब्रैकेट के अंदर यही 3/4 अंदर आ जाए, यही 3/4 अंदर आ जाए, तो यहां भी हम वही सोचते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्ग देख लें तब ब्रैकेट के बाहर का वर्ग देखेंगे। यहां भी वही कॉन्सेप्ट आता है। तो जब ब्रैकेट के अंदर का वर्ग देखिएगा ना, तो ये पावर 3/4 है, निगेटिव का पावर 3/4 इमेजिनरी हो जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइंड, अगर फंक्शन चैप्टर में डोमेन कहेगा तो हम प्रत्येक टर्म का पहले डोमेन देखेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर का डोमेन क्या होना चाहिए, तो x निगेटिव नहीं होगा, x पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए इसको हम x जब बेस पॉजिटिव है तो पावर कटा देंगे, जैसे समझिए। तो ये भी x आया था, इस केस में x लिखिए कि मॉड x लिखिए, दोनों सही है। ये फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 ओनली, जबकि ये फॉर ऑल x रियल नंबर, ये भी फॉर ऑल x रियल नंबर। तो 3 सिचुएशन को भी हम लोग सीखे और हम एग्जाम्पल में दिखाए, वही एक जनरल रिजल्ट यहां बनाए हुए हैं कि n इवन नंबर बटे ऑड नंबर हो तो अंदर में इवन मॉड लग जाएगा, n ऑड बटे ऑड मॉड नहीं आएगा, n ऑड बटे इवन तो ब्रैकेट के अंदर ही जब ऑड बटे इवन होगा तो x पॉजिटिव होगा, फिर x लिखिए कि मॉड x लिखिए, दोनों सही है। तो ये जो 3 रिजल्ट है, इसी तीनों का यहाँ पे एग्जाम्पल है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। अब कौन सा बच रहा है सिचुएशन, तो देखिए क्या क्या बच रहा है। आज हम लोग सारा पावर x का पावर n ऑड बाय ऑड सब देख ही लें आज। तो पहले देखते हैं, रियल नंबर 2 प्रकार के हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर 3 तरह के होंगे, ऑड बाय ऑड, इवन बाय ऑड बाय ऑड बाय इवन। तीनों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि x जब इवन बाय ऑड हो तो x टू द पावर n का पावर 1 बाय n, इसमें क्या करते हैं, मॉड x लगाते हैं। यदि n आपका इवन बाय ऑड हो, n यदि आपका ऑड बाय ऑड हो तो फिर हम मॉड नहीं लगाते हैं। और ऑड बाय इवन में क्या कहे, यदि ऑड बाय इवन है तो निगेटिव का पावर ऑड बाय इवन इमेजिनरी हो जाता है। तो डोमेन का ख्याल कीजिएगा, नेगेटिव का पावर ऑड बाय इवन इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए x हम 0 रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे। तो उस केस में
आप x लिखिए कि मॉड x लिखिए, दोनों सही है। तो गौर कीजिए, जब n रेशनल नंबर थे, जब n रेशनल नंबर थे, उसके तीनों केस की चर्चा हम कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि तीन ही केस कैसे, 4 केस होना चाहिए, एक इवन बाय इवन भी तो होना चाहिए। तो हम कहेंगे इवन बाय इवन का कोई केस नहीं होता है। आप इवन बाय इवन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 4/6 है, तो 4/6 कटे क्या आ जाएगा, 2/3। तो आपका ये इवन बटे इवन वाला केस किस में चला गया, इवन बटे ऑड वाले में। वही रह जा, मान लीजिए 6/18, ये भी इवन बटे इवन है, कट के क्या हो जाएगा, 1/3, यानी ऑड बाय ऑड। तो ये वाला इवन बटे इवन किस में गया, इवन बटे ऑड वाले केस में। ये वाला इवन बटे इवन किस में गया, ऑड बाय ऑड वाला केस में। उसी प्रकार मान लीजिए कि 6/8 6/4 है मान लेते हैं, तो कट के क्या हो जाएगा, 2 कटेगा तो ऊपर 3 नीचे 2, ये ऑड बटे इवन किस में चला जाएगा, ऑड बटे इवन। तो मेरा कहने का सेंस है कि रेशनल नंबर 3 ही प्रकार के होंगे, इवन बाय ऑड, ऑड बाय ऑड या ऑड बाय इवन। इवन बाय इवन, इवन बाय इवन जैसा, इवन बाय इवन जैसा कोई सीन नहीं आएगा। इवन बटे इवन रहेगा तो रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे नहीं, आपस में कटा दीजिए, कटने के बाद वो इसी तीनों में से किसी न किसी रूप में जाएगा। फिर इसका जो भी कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट लागू होगा उस इवन बाय इवन पावर केस में। तो इवन बाय इवन वाला केस नहीं होता है। तो n रेशनल नंबर होने पे 3 टाइप की बात, इवन बाय ऑड, ऑड बाय ऑड, ऑड बाय इवन, और ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या देखें, जब n इरेशनल नंबर होंगे तब क्या होगा। यहां लिखा हुआ भी था कि इवन बटे इवन नंबर नहीं होता है। ये इवन बटे इवन का केस देखिए, 4/6 कट के 2/3, तो इवन इवन 4/6 क्या हो गया, 2/3 इवन बाय ऑड। 6/10 क्या हो गया, 3/5 यानी ऑड बाय ऑड। और 6/12 क्या हो गया, 1/2 यानी ऑड बाय इवन। तो इवन बाय इवन कैंसिल आउट होने के बाद इसी तीनों में बदल जाएंगे, और इस तीनों केस को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या बच गया पढ़ना, जब n इरेशनल नंबर हो, यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल पावर। इसी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो अब इरेशनल पावर के सिचुएशन को हम लोग सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। -1 का पावर √2, एक बार ये क्वेश्चन रखे भी थे कि -1 का पावर √2 कितना होगा, आज इसको डिस्कस करेंगे। -1 का पावर √2, देखिए यहाँ पे n का मान क्या है, √2, n के जगह पे क्या है, √2, एक इरेशनल नंबर। तो लोगों के मन में आता है कि -1 का पावर ऑड बाय ऑड -1 होगा, -1 का पावर इवन बाय ऑड +1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 उसे प्लस कर देगा। अब -1 का पावर ऑड बाय इवन इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। √2 क्या है, √2 ऑड बाय ऑड है कि ऑड बाय इवन है, तो √2 तो एक इरेशनल नंबर है, वो p/q में जाएगा ही नहीं, तो फिर ऑड बाय ऑड या ऑड बाय इवन कैसे होगा। फिर भी आप दशमलव के एक स्थान तक ले, √2 का वैल्यू क्या था, 1.4, √2 का 1.4 दशमलव के एक स्थान तक, तो फिर आपको नजर आएगा कि √2 तो ऑड बाय ऑड हो गया। दशमलव के 2 स्थान तक लीजिए, √2 का मान 1.414, तो 2 ही स्थान तक लीजिए, तो फिर इवन बटे ऑड बटे इवन का केस इमेजिनरी नंबर देगा। ये तो इमेजिनरी वैल्यू आया, लेकिन √2 तो 2 अंक 3 अंक तो वो तो तक तो होता नहीं, वो तो अनंत इन्फिनाइट डिजिट्स तक चलते चले जाएंगे। तो कोई कैसे डिसीजन ले कि √2 को कोई क्या समझे, ऑड बाय ऑड समझ के -1 कह ले, कि इवन बाय ऑड समझ के +1 कह ले, कि ऑड बाय इवन समझ के आयोटा समझ ले। लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं कि -1 का पावर √2 क्या होना चाहिए। दशमलव के एक स्थान तक देखते हैं तो सॉल्व होके -1 आता है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक देखते हैं तो इमेजिनरी नंबर आता है, जबकि दशमलव के बाद तो इन्फिनाइट डिजिट्स तक जाएंगे। फिर क्या होना चाहिए, नेगेटिव का पावर इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं वो देखिए, वो क्या करेंगे, -1 का पावर √2 है, √2 को लिख देंगे 2/√2, बात सही है, √2 कट गया, √2 को 2/√2, इसके बाद ये सेंटेंस सही है। फिर वो क्या करेंगे, 2 को अंदर ले आएंगे, 2 को अंदर ले आएंगे, कहेंगे -1 का स्क्वायर +1 हो गया,
और बाहर में बच गया 1/√2, और 1 का पावर 1/√2 बराबर 1 लिखना गलत है, सॉरी बराबर 1 हो गया। तो फिर इसमें कहां गलती है? ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसको तो आप 1 लिख सकते हैं। √2 को 2/√2 लिखना भी बिल्कुल सही है। तो जाहिर है गलती क्या हुई है, ये 2 आप अंदर कर लिए, वही गलती है। हम कहे थे ना कि जब बेस नेगेटिव हो तो 2 को अंदर कर लेना, 2 को बाहर निकाल लेना, ये काम धड़ल्ले से मत क्या कीजिए। पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क को समझ लीजिए, तब ब्रैकेट के बाहर का वर्क समझ लीजिए, और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो फिर ये रिजल्ट लगाइए, मगर यहां तो प्रभाव पड़ गया। इसको सॉल्व करते हैं -1 का स्क्वायर, तो ये +1, 1 का पावर 1/√2 बराबर 1, ये सेंटेंस भी सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 का पावर 1/√2 1। फिर गलत क्या है? गलत है यहीं पे, यहां से जो ये आप कैलकुलेशन किए यही गलत है। बेस जब निगेटिव हो, क्यों? बेस जब निगेटिव हो तो 2 अंदर नहीं आएगा। निगेटिव बेस पे आप धरले से 2 को अंदर कर लीजिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए, ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और इसीलिए ये आपका गलत कैलकुलेशन हो गया। जैसा कि यहां भी होता है, हम कुछ और कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। i √-1 हो गया, आयोटा √-1, -1 को लिखिए -1 का पावर हाफ। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि √-1 के 2 वैल्यूज होते हैं, -1 का 2 स्क्वायर रूट होता है, इमेजिनरी नंबर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो i हो गया √-1, -1 का पावर हाफ। वो लोग क्या करता है, हाफ को लिख दिया 2/4, और 2 को ले लिया अंदर, 2 को ले लिया अंदर, तो -1 का हो गया स्क्वायर 1, 1 का पावर 1/4, ये 1 का पॉजिटिव फोर्थ रूट बराबर 1। बताइए इस सेंटेंस में कहां गलती है? जैसे पिछले सेंटेंस में कहां गलती थी, तो आपने देखा कि ये स्टेप में गलती है। यहां भी कहां गलती है? तो यहां भी उसी स्टेप में गलती। क्या? i को √-1 लिखिए, ठीक। √-1 को -1 का पावर हाफ लिखे, वो भी ठीक। हाफ को 2/4 लिखे, वो भी सही। गलत यही हुआ कि आप इसके बाद 2 को अंदर ले लिए। जब बेस नेगेटिव हो तो मनमानी तरीके से 2 को अंदर ले आए या 2 को बाहर ले लिए, ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। कब कब करते हैं बता चुके हैं। यहां 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, आप अंदर ले लिए, इसलिए तो गलत आंसर आया। रिलेटिवली प्राइम होता तो अंदर आ जाता, वो आप देख चुके हैं। और भी हम लोग यहां भी देखे हैं कि -2, 2 का पावर हाफ, तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही। -2 का स्क्वायर 4, 4 का पावर 2 होता है, इसका आंसर 2 होता है, लेकिन देखिए -2 आ गया। तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि 2 अंदर ले आए, या जब मन हो m को अंदर ले लिया, जब मन हो m को बाहर निकाल दिए। आप ये नहीं कर सकते जब मन हो 2 को अंदर ले लिए या फिर 2 को बाहर निकाल लिए। तो जब बेस नेगेटिव हो तो इस तरह का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग सोचते हैं, इसलिए कि क्या व्हाट्सएप पे कई लोग जुड़े हैं, हम ये सवाल पूछे थे कि -1 का पावर √2 क्या होगा, तो कई लोग हमें जवाब भेजे कि सर इमेजिनरी नंबर होगा। लेकिन हम ऑप्शन कहे तो ऑप्शन में सिर्फ इमेजिनरी ही नहीं, ए सेट ऑफ इनफिनाइट इमेजिनरी नंबर्स, और भी कई ऑप्शन था, तो उसको चुनना था। और कुछ लोग हमको ऐसे कैलकुलेट करके भेजे कि -1 का पावर √2 है, √2 को 2/√2 लिख लीजिए, 2 को अंदर कर लीजिए, -1 का स्क्वायर को +1 लिख दीजिए, और इस प्रकार -1 का पावर √2 +1 हो गया। गलत, उनका ये स्टेप गलत है, इसलिए रिजल्ट गलत आया। जो लोग हमें ऐसा कैलकुलेशन भेजे थे वो ध्यान से देख लीजिए कि उनका ये कैसे गलत है। और कुछ लोग भेजे थे सर इसका आंसर इमेजिनरी नंबर होगा, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्या है थोड़ा उसका डिटेल होना चाहिए। तो चलिए अभी हालांकि मैक्सिमम जो बातें हैं 8, 9, 10 के बच्चे भी ध्यान सुनेंगे तो समझेंगे, लेकिन अभी जो बात चलेगी ये तो कंप्लीट इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की बात चलेगी। तो यहाँ पे 9, 10 के बच्चे थोड़ा सा आप इसे स्किप कर सकते हैं, इस इमेजिनरी नंबर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी बातें तो पूरी समझ में आ रही होगी, 9, 10 के स्टूडेंट को भी हम उस अंदाज में पढ़ा रहे हैं, बशर्ते कि उस सारे लेक्चर को सिस्टमैटिक और अच्छे से सीखिएगा। तब अचानक थर्ड लेक्चर देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। थर्ड लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लीजिएगा। ओके, तो अभी तो खैर कंप्लीट 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो -1 का पावर √2 का ये जो कैलकुलेशन भेजे थे व्हाट्सएप पे जो लोग, उनका तो वो गलत था। क्या गलती थी दिखा दिए। कैसे करना चाहिए थोड़ा ये देखिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि -1 को e⁻i पाई लिख सकते हैं। पाई उसका आर्गुमेंट है, -1 का आर्गुमेंट कितना होता है पाई। -1 को लिख सकते हैं e⁻i पाई, पाई उसका आर्गुमेंट होता है। जनरल आर्गुमेंट की बात कीजिएगा तो पाई प्लस 2n पाई, यानी -1 को लिख सकते हैं e का पावर i पाई प्लस 2n पाई। अब पावर में हर जगह √2, पावर में हर जगह √2, ये पाई प्लस 2n पाई क्या बन गया 2n प्लस 1 पाई। आप पहला सेंटेंस के कैलकुलेशन को समझ रहे हैं। तो -1 का पावर √2 सिंप्लीफाई होकर क्या बना e⁻i 2n प्लस 1 √2 पाई, नहीं ऑड √2 पाई। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं +-1 +-3 +-5, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। यानी -1 के पावर √2 के कितने वैल्यूज होंगे, तो आप इसका मान +-1 रखिए तो ये बनेगा। ऑड नंबर +-3 चुनिए तो 3 चुनिए, ये बनेगा। ऑड नंबर +-5 चुनिए तो ये बनेगा। ऑड नंबर +-7 +-9 etc, ये सारे नंबर्स बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म है ट्रिमेटिक सर्किल। ट्रिमेटिक सर्किल में आप पढ़ेंगे, ट्रिमेट्री का ट्रिमेटिक सर्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रिमेटिक सर्किल पे हम बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाएंगे। खैर 1 बाय 1 अभी थोड़ा सा पूजा लेकर के और कई कारण से व्यस्त हो रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 3-4 रोज में एक वीडियो बना पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि डेली आपको एक वीडियो जाए, लेकिन थोड़ा सा भी व्यस्त है कुछ कारण से, इसलिए पिछला वीडियो 3-4 दिन पहले आया था, फिर आज एक वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो ट्रिमेटिक सर्किल पे भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिमेटिक सर्किल, आपको बहुत डिफरेंट और नया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां पर ये सीखेंगे कि ट्रिमेटिक सर्किल पे ये जो 2n प्लस 1 √2 पाई है, उसमें n का मान डिफरेंट इंटीजर आएगा, हैज नेवर सेम लोकेशंस। ट्रिमेटिक सर्किल पे उनका n के डिफरेंट वैल्यूज पे कभी भी सेम लोकेशन नहीं आएगा, हमेशा डिफरेंट लोकेशंस ही आएगा। ट्रिमेटिक सर्किल के कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं तो, और नहीं तो कैसे वैसे भी समझाएंगे, पहले जान रहे हैं तो थोड़ा सा इस अंदाज में देखिए कि 2n प्लस, जैसे ट्रिमेटिक सर्किल होता है ना, एंगल का जनरल वैल्यू और जनरल वैल्यू का लोकेशन दिखाते हैं, तो ये भी एक जनरल वैल्यू है। n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n का मान हम अलग अलग रखेंगे तो ढेर सारे एंगल्स मिलेंगे ट्रिमेटिक सर्किल पे। तो कहता है कि चूंकि इरेशनल नंबर लग गया √2 और √2 इरेशनल नंबर है, तो ट्रिमेटिक सर्किल पे n के डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज पे इसके डिफरेंट लोकेशन ही आते रहेंगे, n के किसी दो डिफरेंट इंटीजर पे सेम लोकेशन नहीं आएगा। जबकि आप पढ़े होंगे ट्रिमेटिक्स में कि अगर कोई एंगल 2n प्लस 1 इरेशनल नंबर नहीं है, 2n प्लस 1 π/7, तो ट्रिमेटिक सर्किल पे इसके मात्र 7 लोकेशन होते हैं। अगर 2n प्लस 1 या थीटा इजकल टू अल्फा प्लस 2n π/10, ट्रिमेटिक सर्किल पे इसके मात्र 10 डिफरेंट लोकेशन होते हैं, मात्र 10। इसके मात्र 7 डिफरेंट लोकेशन होते हैं। मगर इरेशनल नंबर लग गया तो n का मान आप डालते जाइए, आपको ट्रिमेटिक सर्किल पे नया लोकेशन मिलते जाएगा। अगला राउंड में फिर नया लोकेशन मिलते जाएगा, तो फिर ट्रिमेटिक सर्किल पे इसके इन्फिनाइट लोकेशंस होंगे। तो चलिए, अगर ये बात आप नहीं समझ पाए तो ट्रिमेट्री में पढ़िएगा, ट्रिमेट्री पे भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे। ट्रिमेटिक सर्किल उसका बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रिमेटिक सर्किल को अच्छे सीख लेने के बाद ट्रिमेटिक इक्वेशन आपको सीखना बड़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए, क्या कहे कि ये जो आर्गुमेंट है -1 का पावर √2 कैसे कैलकुलेट किया आप देख लीजिए। तो ये जो आर्गुमेंट है इसका ट्रिमेटिक सर्किल पे इन्फिनाइट लोकेशंस है, और सब लोकेशन एक डिफरेंट आर्गुमेंट देगा, तो ये कैलकुलेट होकर के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या देखे थे कि जानते हैं कि अगर e⁻i मान लीजिए 30 डिग्री π/6 प्लस 2n π/7 हो, तो इसके पास मात्र 7 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज होते हैं।
ई टू द पावर आई पाई बाई कुछ भी, पाई ही क्या लिखना, 2n प्लस 1 पाई बाई 10 हो तो इसके पास 10 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज होंगे। मगर e टू द पावर आई यहां पे क्या है 2n प्लस 1 और √2 पाई। चूंकि इसके इन्फिनाइट डिफरेंट लोकेशंस हैं, अब प्रत्येक लोकेशन पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो इसके पास इन्फिनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं। और ये कभी भी एक्स एक्सिस पे नहीं जाएगा। जो ट्रिमेटिक सर्किल पे ये एंगल कभी भी एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल होता है आप ही बताइए ना। इधर होता है इवन नंबर, इवन पाई, इधर होता है ऑड पाई। इतना सा आइडिया रखते हैं कि नहीं ट्रिमेटिक सर्किल के बारे में। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एन पाई होता है, जहां पे एन इंटीजर है, इंटीजर पाई होता है, मगर यहां तो इरेशनल नंबर पाई है। तो इरेशनल नंबर पाई कभी भी एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। तो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, इसलिए ये नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर कहां होते हैं आर्गेंट प्लेन में, एक्स एक्सिस पे होते हैं। और ये आर्गुमेंट एक्स एक्सिस पे जाएगा ही नहीं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एक भी वैल्यू रियल नंबर नहीं होंगे, सारे के सारे इमेजिनरी नंबर होंगे। और इमेजिनरी नंबर कितने इमेजिनरी नंबर होंगे, तो ये √2 के वजह से इन्फिनाइटली मेनी इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी वैल्यूज होंगे। जबकि इसके पास n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मात्र 7 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। इसमें मात्र 10 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, मगर इसमें n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इन्फिनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, और वे सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स होंगे, एक भी रियल नंबर्स नहीं होंगे। इसी बात को लिखे हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं। ये कैलकुलेशन तो आप समझ ही गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 को e टू द पावर आई पाई लिखते हैं। -1 का आर्गुमेंट है पाई, जनरल आर्गुमेंट पाई प्लस 2n पाई हो गया, ये √2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसा बना। चूंकि इसके इन्फिनाइटली मेनी लोकेशंस हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर n के डिफरेंट वैल्यूज पे इन्फिनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, n का मान प्लस, ये ऑड है तो ऑड नंबर +-1, ऑड नंबर +-3, ऑड नंबर +-5, ऑड नंबर के अलग अलग वैल्यू डालते जाइए, आपको ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। तो यही रिजल्ट लिखे हैं कि ऑन ट्रिमेटिक सर्किल ये जो 2n + 1 √2 पाई है हैज नेवर सेम लोकेशन फॉर डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। n के अलग अलग मान पे इसके लोकेशन कभी भी मैच नहीं करेंगे, अलग अलग लोकेशन आते रहेंगे। एंड सो इट हैज इन्फिनाइटली मेनी लोकेशंस, और इसलिए इसके पास इन्फिनाइटली मेनी लोकेशंस हैं। और कोई भी लोकेशन एक्स एक्सिस पे नॉट लाई ऑन एक्सिस, कोई भी लोकेशन एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता है। इसीलिए -1 का पावर √2, -1 का पावर √2 जो कैलकुलेट होकर के ये बना e टू द पावर आई 2n + 1 √2 पाई हैज इन्फिनाइटली मेनी यूनिमॉडुलर, यूनिमॉडुलर मतलब मॉडुलस 1। क्यों, सबका मॉडुलस 1 है। आप देखिए यहाँ पे r के जगह पे 1 है, तो सबका मॉडुलस क्या है 1 है, इसलिए लिखे कि -1 का पावर √2 यानी e टू द पावर आई 2n + 1 √2 पाई हैज इन्फिनाइटली मेनी यूनिमॉडुलर इमेजिनरी वैल्यूज। इसके पास इन्फिनाइटली मेनी यूनिमॉडुलर इमेजिनरी वैल्यूज हैं, बट नो रियल वैल्यूज। लेकिन एक भी वैल्यू इसके पास रियल नहीं है, सारे के सारे इमेजिनरी वैल्यूज हैं। मतलब नेगेटिव रियल नंबर का पावर इरेशनल नंबर कीजिएगा तो आपको एक भी रियल नंबर नहीं मिलेगा, इन्फिनाइटली मेनी इमेजिनरी नंबर्स ही मिलेंगे। तो गौर कीजिए, एक दिन हम पूछे थे कि -1 का पावर √2 क्या है, तो मैक्सिमम लोग तो ये वाला कैलकुलेशन करके भेजे हैं, आपको दिखा दें। ये लोग बड़ा चालाकी से वो √2 को 2/√2 कर लिए, 2 को अंदर भेज लिए। लेकिन एक दो जवाब था कि सर ये इमेजिनरी नंबर होगा, लेकिन सिर्फ इमेजिनरी नंबर होगा कहना पर्याप्त नहीं है। आपको इतनी बातें समझनी होंगी कि -1 का पावर √2 जो है इसके पास एक दो वैल्यू नहीं है। आप देखें कि इसके पास मात्र 7 वैल्यूज हैं, इसके पास मात्र 10 वैल्यूज हैं, मगर इसके पास इन्फिनाइटली मेनी वैल्यूज हैं, यह भी समझना होगा। और सबके पीछे मॉडुलस में क्या है 1, तो यूनिमॉडुलर है, यूनिमॉडुलर है, मॉडुलस 1 है। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया कि -1 का पावर √2 जिसे हम ये कैलकुलेट किए
हैज इन्फिनाइटली मेनी यूनिमॉडुलर इमेजिनरी वैल्यूज बट नो रियल वैल्यूज। -1 के पावर रूट 2 पर एक दिन चर्चा किए थे, आज वो पूरा हुआ। आगे तो चलिए अब हम लोग n इरेशनल नंबर को भी पढ़ ही लिए कि n इरेशनल नंबर होगा तो क्या होगा। क्या था? पावर रेशनल नंबर के सारे प्रकार पढ़ लिए, ऑड बाय ऑड, इवन बाय ऑड, ऑड बाय इवन। बच गया था इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की पावर को पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए कि हम लोग रियल वैल्यूड कैलकुलस पढ़ेंगे, फंक्शन में डोमेन निकालेंगे, तो रियल नंबर का ध्यान रखते हैं। तो x टू द पावर n, n जब इरेशनल नंबर हो तो ये रियल नंबर तभी होगा जब x 0 है या पॉजिटिव है। x नेगेटिव होने पर ये इन्फिनाइटली मेनी इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या लिखेंगे? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, अर्थात ये पॉजिटिव है। तो फिर जब x टू द पावर n का डोमेन ही 0 से इन्फिनिटी है तो मतलब x बेस पॉजिटिव है, तो धरले से पावर कैंसिलेशन का नियम लगाइए, n और 1 बाय n मल्टीप्लाई कीजिए, n कट जाएगा, x मिलेगा फॉर ऑल x पॉजिटिव। और जब x पॉजिटिव है तो आप x लिखिए या मॉड x लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? x तो पॉजिटिव है। ओके, तो एक बार फिर से कंक्लूजन पे आ जाएं कि हम लोग क्या सीखे आज की क्लास में। तो अब सीखे क्या? n यदि, फिर से एक बार सारी बातें कि n यदि इवन नंबर बटे ऑड नंबर हैं तो फिर ये पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है, मॉड x होगा। n यदि ऑड बाय ऑड हैं तो फिर ये nth रूट का सिंबल है, केवल x रह जाएगा। n यदि ऑड बाय इवन हो या n इरेशनल नंबर हो, n यदि ऑड बाय इवन हो या n इरेशनल नंबर हो तो x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बेस पॉजिटिव या 0 हो सकता है, x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर तो n और n कटाइए, x आएगा। जब x पॉजिटिव है तो x और मॉड x दोनों सही है, तो आप इस केस में भी कोई मॉड x लिख दे तो हम उसे गलत नहीं कर सकते। तो मॉड x कब कब रहा? पहला और तीसरा में। x कब कब रहा? ये बराबर x कब कब? दूसरा और तीसरा में। तो ये बराबर x या ये बराबर मॉड x, तो हम कहेंगे ये बराबर x दूसरा या तीसरा में, ये बराबर मॉड x पहला और तीसरा में। तीसरा में दोनों सही है, x लिखिए या मॉड x लिखिए। तो यहां तक हम लोग सीखे, आज फ्रैक्शन पावर के सिचुएशन को हम लोग सीखे। अब जरा एक नई बात सीखें, छोटी सी बात। ये भी क्वेश्चन पिछले क्लास में उठाए थे, आज को समझ लीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। आज वही लिखे हुए यहाँ पे, पिछले क्लास में दिखाए थे कि ये भी x का nth रूट, अब n इवन नंबर हो तो पॉजिटिव nth रूट, और अगर n ऑड नंबर है तो nth रूट। तो खैर जो भी हो, ये दोनों सिंबल में क्या अंतर है? तो ये दोनों सिंबल में एक डिफिनीशन के मुताबिक बहुत बड़ा अंतर ये है कि इस तरह से लिखा हुआ हो तो n नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। ये बात बढ़िया से गांठ बांध लीजिए। इस तरह से लिखा हो तो n नेचुरल नंबर होना चाहिए, और इस तरह से लिखा हुआ है तो फिर n फ्रैक्शन भी चलेगा, n इरेशनल नंबर भी चलेगा। बस n चूंकि डिनोमिनेटर में है तो n 0 मत रखिएगा, n का मान कोई रियल नंबर रखिए 0 छोड़कर, n इरेशनल नंबर रखिए, n फ्रैक्शन में रखिए, सब चलेगा। जैसे कहें ये 16 का पॉजिटिव फोर्थ रूट कैसे लिखना है? 16 का पॉजिटिव फोर्थ रूट, 16 का पॉजिटिव फोर्थ रूट ऐसे लिखना है, पावर 1/4, या ऐसे भी लिखना है। तो 16 का पॉजिटिव फोर्थ रूट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कहे? ये 1/4 पावर है तो 4/1 रूट है, याद है कि नहीं? शुरू में यही सब समझा रहे थे। तो उसी प्रकार ये 3/4 पावर है या 4/3 रूट है, ये पॉजिटिव 4/3 रूट। पॉजिटिव 4/3 रूट आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिए 4/3 रूट को तो कहेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन नहीं होता, इस जगह सिर्फ नेचुरल नंबर ही होता है। तो फ्रैक्शन पावर आप फ्रैक्शन पावर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन n अगर इंटीजर हो, n इंटीजर हो तो आप n यदि नेचुरल नंबर हो तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही है। n यदि नेचुरल नंबर हो तो आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों सही है। मगर यदि n नेचुरल नंबर नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, तब सिंबल ऐसे प्रयोग करेंगे। क्या कहे? पॉजिटिव 4/3 रूट आप ऐसे लिखेंगे, 4/3 रूट को आप ऐसे
नहीं लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन था कि फाइंड द डोमेन ऑफ इसका, तो क्या डोमेन होगा? फाइंड द डोमेन। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? सॉरी, यहाँ x है तो x लिखिए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा दें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? x। तो क्या है? कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ, इन दोनों फंक्शन का डोमेन निकाल। क्या डोमेन रहा? अगर इस रूप में है तो इसका इस यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर होने पर ही डिफाइंड होगा, इसलिए इसका डोमेन हुआ नेचुरल नंबर। तो x का मान क्या होगा? नेचुरल नंबर। डोमेन क्या लिखेंगे? डोमेन लिखेंगे बस नेचुरल नंबर। यहाँ तो x का मान लिखा हुआ है, डोमेन का मान ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि सिर्फ लिखते हैं नेचुरल नंबर डोमेन रहा। तो लिख दें साफ साफ, डोमेन क्या रहा? सिर्फ नेचुरल नंबर। लेकिन यहां पर x का मान आप इरेशनल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर रख सकते हैं, बस जीरो मत रखिएगा क्योंकि बटे में जीरो डिफाइंड नहीं होगा। तो फिर सेकेंड का डोमेन क्या होगा? सेकेंड का डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर रखिए बस जीरो को छोड़कर। तो क्लियर हो गया ये कि इन दोनों में क्या अंतर है? क्लियर हो गया। हम क्वेश्चन इस तरह से उठाए थे कि ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है कि डिफरेंट फंक्शन है। तो क्लियर हो गया ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है क्योंकि इनका डोमेन अलग अलग है। ये x के अलग अलग मान पे डिफाइंड है। जब x नेचुरल नंबर हो तो दोनों डिफाइंड है, और दोनों में कोई, जब x नेचुरल नंबर हो तो फिर ये दोनों एक ही सिंबल है। मगर x यदि नेचुरल नंबर नहीं हो, कुछ और हो, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मगर ये nth रूट का सिंबल तब भी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिए थे पिछले क्लास में, सॉल्व फॉर n का मान सॉल्व कीजिए, और दो क्वेश्चन दे दिए थे। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा वो। ये था 2 का nth, और इस तरह से क्वेश्चन सामने है आपके। पहला देखिए, पहला सॉल्व करते हैं। बेहिचक आप इसको ऐसे लिखिए, लेकिन याद रखिए कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां है तो n नेचुरल, तो आप लिखिए कि दोनों तरफ पावर n कर दिए, तो इधर हो गया 2, उधर 2, ये क्या है? 2 का पावर 1/n, उधर क्या है? 8। लेकिन याद रखिए कि n नेचुरल नंबर है। तो खैर अगला स्टेप क्या बन गया? 2 का पावर 1/n बराबर 8 को क्या लिख दिए? 2 का पावर 3। इस प्रकार 1/n बराबर 3। तो n बराबर क्या हो गया? इस प्रकार n बराबर 1/3। लेकिन n को साथ में नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि n का मान 1/3 आ गया, और 1/3 तो नेचुरल नंबर है नहीं। तो हम वही कहना चाहे कि पहला सवाल को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का nth रूट, बेहिचक इस सिंबल को बदल के आप इस सिंबल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। मगर ये ध्यान रखिएगा कि इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ था तो n नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम लिख भी दिए कि 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1/n इक्वल टू 8, जहां n नेचुरल नंबर है, और 8 को लिख दिए 2 का पावर 3। इस प्रकार 1/n बराबर 3, तो n का मान आ गया 1/3। मगर 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए पहला का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। लेकिन दूसरा में तो n फ्रैक्शन हो सकता है, n इरेशनल नंबर हो सकता है, इसमें n का मान कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़कर। तो 2 का पावर 1/n बराबर 8, तो 2 का पावर 1/n बराबर 2 का पावर 3, तो 1/n बराबर 3, तो n का मान क्या हो गया? 1/3। तो दूसरा के लिए 1/3 आंसर है, लेकिन पहला के लिए नो सॉल्यूशन है। ये बात हम पहले बस आंसर किए थे, आज एक्सप्लेन भी कर दिए। तो क्या समझे आप? इस तरह से लिखा हुआ रहे तो n का नेचुरल नंबर होना जरूरी है, जबकि इस तरह से लिखा हुआ रहे तो n फ्रैक्शन हो सकता है। इसलिए सेकंड में आंसर n बराबर 1/3 होगा, मगर फर्स्ट का आंसर n 1/3 नहीं होगा। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट के फेवर में हम कुछ किताब को रिफर करना पसंद करेंगे। कि एक किताब है मेरे हाथ में, ये एक रशियन राइटर की बुक है, मीर पब्लिकेशन की किताब है। यहाँ पे अब स्पष्ट आपको नहीं दिखता होगा तो हम यहाँ दिखा दिए। ये किताब का नाम है प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, गोबरोव की किताब है, ये सारे राइटर्स हैं। उसका सेक्शन 1.9 में 2 सवाल दिया हुआ है, और उसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हम ये सवाल की चर्चा किए। हम
सिखा तो दिए, बस एक रेफरेंस में ये किताब दिखाना चाह रहे हैं। क्या ये सेक्शन 1.9, ये एक मीर पब्लिकेशन की, ये मीर पब्लिकेशन की किताब है। हालांकि कई इंडियन राइटर भी, इंडियन पब्लिकेशन भी इसे छापते हैं। मीर पब्लिकेशन की इस किताब को कई इंडियन पब्लिकेशन छापते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये सारी रशियन राइटर्स है। मीर पब्लिकेशन किताब है और सेक्शन 1.9 में ये दो क्वेश्चंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, देखने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। ये जो किताब दिखाए अभी हम, इस किताब में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम का सिर्फ आंसर देके छोड़ दिया है। कुछ क्वेश्चंस का हिंट भी दिया है कि आपको सॉल्व करने में मदद मिले, और कुछ क्वेश्चंस को का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। तो इन दोनों क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन इस किताब में है, आप वहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो सिखाया है और जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान दें। ये एक क्वेश्चन है और इसी किताब का ये सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशन को पूरा नहीं उतारे, डैश डैश करके छोड़ दिए, लेकिन इसमें जो काम की बात है उसे लिख दिए हैं। सॉल्यूशन में लिखा हुआ था कि सिंस द गिवन इक्वेशन कंटेन्स ए फैक्टर दिस टर्म, इस गिवन इक्वेशन में एक फैक्टर इस तरह से लिखा हुआ है, कहीं तो हम उसे घेर दें, एक फैक्टर इस तरह से लिखा हुआ है यहां, इट फॉलोज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ कि x नेचुरल नंबर ही हो सकता, x फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद फिर उस किताब में कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है और लास्ट में सॉल्व करके आता है हेंस x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस लॉग 2 बेस में 5। लिखता है कि द सेकेंड सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन नेचुरल नंबर, मतलब सेकेंड सॉल्यूशन जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। कंसिक्वेंटली द ओनली सॉल्यूशन x और 3, इसलिए क्या किया, सेकेंड सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और केवल 3 को ही सॉल्यूशन माना। तो हम मेनली क्या सीखना चाह रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद दो सॉल्यूशंस आए, उसमें से जो नेचुरल नंबर था उसे सॉल्यूशन लिख लिया, जो नेचुरल नंबर नहीं था उस सॉल्यूशन को एक्सट्रीनियस रूट कह के हटा दिया। इसी सॉल्यूशन में किताब की बात लिख रहे हैं, अपनी बात नहीं लिख रहे हैं। उस किताब में एक रिमार्क लिखा हुआ है, उसी सॉल्यूशन के नीचे वो रिमार्क लिख दिया है कि इफ द गिवन इक्वेशन वेर रिटेन इन द फॉर्म दिस मच, क्या मतलब ये जो लिखा हुआ था, ये कैसे लिखा हुआ था, हम यहां लिखते हैं, ये लिखा हुआ था x माइनस 1 और ये x, ये यदि ऐसे नहीं लिख करके ये x क्या हो जाएगा, बटे x हो जाएगा, ऐसे लिख दे, ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख दे, फिर तो x के सारे रियल नंबर होने लगेंगे, बस 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी सारे रियल नंबर होने लगेंगे। तो ऐसे अगर वही सवाल जो पिछले सवाल में ऐसे दिया हुआ था, एक बार फिर आपको दिखा दें, जो पिछले सवाल में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर वैसे नहीं दे करके इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे पूछता, तो ये अपनी बात नहीं लिखे हैं, किताब के सेंटेंस को हूबहू उतारे हैं। तो लिखा हुआ है कि इन दैट केस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वुड बी x इक्वल टू 3 एंड दिस मच ऑल्सो, फिर ये दोनों सॉल्यूशन होगा। अगर इस सवाल को ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछता तो फिर दोनों सॉल्यूशन होता, अर्थात पिछला सवाल का सिर्फ 3 सॉल्यूशन होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। मगर अगर सवाल इस तरह से रहे तो फिर 3 भी आंसर होगा, माइनस लॉग 2 बेस 5 भी आंसर होगा। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है। हालांकि इस किताब में भी थोड़ी सी गलती लिखी हुई है, क्या व्हाइट कलर जो लिखे हैं वो किताब की बात लिखे हैं, किताब में जो बातें लिखी है हूबहू उतार दिए हैं, येलो से अपनी बात लिखे हैं। क्या किताब में लिखी हुई है, क्या इफ द गिवन इक्वेशन वेयर रिटेन इन द फॉर्म दिस मच, देन इस क्वेश्चन का डोमेन होता x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन बता दे ऑल रियल नंबर नहीं होता, बटे में 0 कैसे होगा, इस क्वेश्चन का तब होता डोमेन, इस क्वेश्चन ये जान लीजिए, क्वेश्चन का डोमेन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोनों दो बातें हैं। क्वेश्चन का डोमेन होगा, क्वेश्चन का डोमेन का मतलब होता है कि वे वैल्यूज, इनपुट के वे वैल्यूज जहां पर प्रत्येक टर्म बस डिफाइंड हो, इक्वलिटी होल्ड करे ना करे, बस प्रत्येक टर्म डिफाइंड है, तो x के वे सारे वैल्यूज डोमेन में आते हैं। अब उस डोमेन में x का जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो डोमेन ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दोनों दो बातें हैं, ये मन में बैठा लीजिएगा। तो इस इक्वेशन का डोमेन क्या होता, डोमेन किसे कहते हैं कि प्रत्येक टर्म बस डिफाइंड होना चाहिए।
तो डोमेन क्या होता है? तो किताब में लिखा है कि डोमेन होता है एक्स ऑल रियल नंबर, लेकिन ऑल रियल नंबर कैसे, जीरो कैसे होता? डोमेन ओरिजिनली होता ऑल रियल नंबर जीरो छोड़कर। तो खैर जीरो आता तो जीरो को हम छोड़ देते, मगर जीरो आया नहीं, आया ये दोनों, और ये दोनों रख लेंगे इस केस में, क्योंकि सवाल इस तरह से दिया हुआ है और पिछले सवाल में इस तरह से दिया हुआ था। यहां देखिए पिछले सवाल में इस तरह से दिया हुआ था, इसलिए सिर्फ नेचुरल नंबर को रखे, बाकी को छोड़ दिए। तो क्या कहे, दो सवाल था इसमें, 50 इस सवाल की चर्चा किए, एक 89 इसी किताब में 89 क्वेश्चन नंबर 89 सेक्शन 1.9 का क्वेश्चन नंबर 89, इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या इस किताब में कई क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस का हिंट देके छोड़ दिया है, और कुछ क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है। इसका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है 89 का, कैसे सॉल्व किया थोड़ा सा देखें हम। क्वेश्चन ये था, आंसर लिख दिया कि आंसर x बिलोंग्स टू 5, दैट इज क्या आंसर दिया है किताब में, नो सॉल्यूशन। ये किताब का आंसर है, ये जो आंसर दिए हैं वो किसका है, ये किताब में जो आंसर दिया है उसी को हम यहाँ नोट कर दिए हैं। तो इस इक्वेशन का किताब में आंसर भी दिया है और सॉल्यूशन भी दिया है। सॉल्यूशन क्या लिखा था सुनिए, क्या लिखा है, लिखा है कि x+1 यहां पे है, तो x+1 को नेचुरल नंबर होना चाहिए। सिंस x+1 को नेचुरल नंबर होना चाहिए, x+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वही सॉल्यूशन में लिखा है कि सिंस x+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी टेक दिस रिमार्क इनटू अकाउंट। हमको इस बात का आगे ध्यान रखना है कि x+1 नेचुरल नंबर होना चाहिए। और फिर वो सॉल्व करना शुरू किया, एंड वी हैव, क्या हैव, ये ग्रेटर देन 9, यहां क्वेश्चन उतार लिया। आप यहां जो x+1 है इसको 1/x+1 लिख सकते हैं, लिखिए, मगर ये ध्यान रखिए कि x+1 नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन आने लगे तो उसे एक्सट्रेनियस रूट कह के रिजेक्ट कर दीजिए। चलिए इसको कैसे लिख दिया, 1/x+1, 9 क्या लिख दिया, स्क्वायर। इस प्रकार ये 1/x+1 ग्रेटर देन 2, अगला स्टेप क्या हुआ, 1/x+1 ग्रेटर देन 2। इसको पूरा सॉल्व किया, ये पूरा कैलकुलेशन किया, हम वो नहीं कैलकुलेशन नहीं उतारे हैं। तो x का मान आया -1 से -12 के बीच में, -1 से ये कैलकुलेट किया तो x का मान आया -1 से -12 के बीच में। तो लिखता है इस किताब में कि thus if the problem has solution, इसका मतलब इस प्रॉब्लम के पास यदि सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन -1 से -12 के बीच होना चाहिए। बट लेकिन x कैन ओनली बी इक्वल टू द नेचुरल नंबर, लेकिन x तो केवल नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि x+1 नेचुरल नंबर है तो x बहुत तो होल नंबर होगा, x होल नंबर, जीरो भी शामिल है, 0 1 2 x होल नंबर होगा। लिख था नन ऑफ दीज नंबर्स, ये जो x के जो भी वैल्यूज हो सकते हैं, नन ऑफ दीज नंबर्स बीइंग टू द इंटरवल -1 से -12, -1 से -12 के बीच x के कोई भी मान सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। क्या -1 से -12 के बीच 0 1 2 3 4 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या कहे, x+1 को क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। इसके लिए x क्या होना चाहिए, होल नंबर। x होल नंबर होगा तब ना x+1 नेचुरल नंबर होगा। लेकिन x का जो मान सॉल्व होकर के आया -1 से -12 के बीच में, इस बीच में कोई भी होल नंबर लाई नहीं करता है। तो लिखता है कि एंड कंसिक्वेंटली द गिवन इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड फॉर x नेचुरल नंबर, इसलिए x के किसी मान पर ये होल्ड नहीं करेगा। लिखा हुआ नेचुरल नंबर, लेकिन x यहाँ होल नंबर होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या रहा, नो सॉल्यूशन। तो ये बातें, ये एक अच्छी किताब है, मीर पब्लिकेशन की है। तो हम जस्ट इसके रिफरेंस में कि भाई ऐसे लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है, अदरवाइज ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। इस बात के रिफरेंस में ये किताब की चर्चा किए, इसका क्वेश्चन उठाए। ओके, तो इसमें भी रिमार्क लिखा हुआ था क्या, इसी किताब में इस क्वेश्चन जिसका नो सॉल्यूशन दिया, यहां भी रिमार्क लिखता है ये किताब की बातें लिखे हैं यहां भी। क्या कि इफ द इनिशियल इनइक्वालिटी वेयर गिवन इन द फॉर्म दिस मच, मतलब ऐसे जो सवाल दिया हुआ था, सवाल ऐसे नहीं दे करके इसी सवाल को इस रूप में पूछता, तब फिर x ऑल रियल नंबर होता। हालांकि ऑल रियल नंबर यहां भी नहीं होता, x का मान ऑल रियल नंबर यहां भी नहीं होता, क्या होता, ऑल रियल नंबर। लेकिन ध्यान देते कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 का पावर जो 1/x+1 है, तो x+1 0 नहीं होना चाहिए, तो x का मान -1 नहीं होना चाहिए। माइनस क्या चीज का सिंबल है, माइनस सिंबल है छोड़कर,
एक्स का मान कोई भी रियल नंबर होगा मगर -1 को छोड़कर। तो ये लिखा होना, खैर किताब में जो लिखा है येलो कलर से हम किताब की बात उतारे हैं हूबहू। तो ये रिमार्क किताब में लिखी हुई बातें हैं कि सवाल ऐसे नहीं देकर, ये जो सवाल दिया हुआ था पिछले ये जो सवाल दिया हुआ था, सवाल ऐसे दिया तो नो सॉल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पे एक्स के जो भी मान आए इस बीच में x+1 नेचुरल नंबर नहीं हो पाएंगे, इसलिए नो सॉल्यूशन। लेकिन कहता है कि यदि सवाल इस तरह से नहीं पूछ करके इस तरह से पूछता, मतलब ये जो x+1 को क्या करता 1/x+1, इसको ऐसे करके पूछता एंड द इंटरवल ऑब्टेन्ड अबव वुड बी सॉल्यूशन, तब जो इंटरवल प्राप्त हुआ एंड द इंटरवल ऑब्टेन्ड अबव वुड बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, फिर उस इनइक्वालिटी का वो इंटरवल सॉल्यूशन होता। कौन इंटरवल? ये जो x का मान आया -1 से -1/2, -1 से -1/2, तब इसका सॉल्यूशन होता, तब इसका आंसर आता x का मान -1 से लेकर के -1/2 तक। यानी इस तरह से पूछ दिया तो इसका आंसर था नो सॉल्यूशन, मगर ऐसे पूछता तो फिर इसका आंसर ये होता, ये सॉल्यूशन होता। तो क्लियर हो गई। अब आज बहुत लंबा क्लास थोड़ा हो गया, इसलिए बाकी बातें अब अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में क्या करेंगे थोड़ा सा अभी बता दें। आज क्लास थोड़ा सा लंबा हुआ, थोड़ा सा सीरियस क्लास रहा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 को ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब लेक्चर 3 समझने का प्रयास कीजिएगा। बार बार कर रहे हैं तो ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कई जगह आपको दिक्कत आएगी तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और जहां दिक्कत होगी आप कमेंट में हमें पूछिएगा। किसी भी कोई भी वीडियो लेक्चर भेजते हो तो आप उस पर अपना कमेंट जरूर लिखा कीजिए, आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं। तो ये काइंडली रिक्वेस्ट है, इतने मेहनत से आपको सिखा रहे हैं, इस बात का आप गुरु दक्षिणा भी समझ लीजिए कि आप हमारे सारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे फैलाएं, तो हमें बहुत ही और मजा आएगा और ज्यादा एनर्जी से आपके लिए हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे। खैर हम तो ऐसे भी पूरी एनर्जी में हैं, आप जितना ही लाइक दीजिए और कमेंट्स भी लिखा कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे फैलाइए। तो आज क्लास थोड़ा लंबा रहा, इसलिए बाकी बात अगले क्लास में क्या कहेंगे तो आपको ये बताया। अगले क्लास में इस तरह की क्वेश्चंस को उठाएंगे, कहेंगे सॉल्व फॉर रियल एक्स। आप क्या कहेगा, अरे बड़ा आसान है, इक्वल पावर है कैंसिल करा दो। तो इक्वल पावर दोनों तरफ प्रत्येक केस में कैंसिल कराइएगा। क्या लिखे, इक्वल एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर कैंसिल्ड आउट एंड वी गेट, कैंसिल क्या मिलेगा 2x+1 = 2x+5। ये x इधर आ गया तो बचा x, ये 1 उधर गया तो बचा 4, यानी x = 4। लेकिन हम ये कहेंगे कि बट इट विल बी ट्रू फॉर 2 and 4, सेकेंड और 4 के केस में वो कैलकुलेशन और ये आंसर सही माना जाएगा, लेकिन 1 और 3 के केस में ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं है, ये कैलकुलेशन सही नहीं होगा। इसके पीछे का क्या राज है, क्या रीजन है, तो अब तक तो आप अंदाज ही लिए होंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर का चक्कर है। तो अगले क्लास में ये सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इसी सिचुएशन को इनइक्वालिटी में भी सीखेंगे। इनइक्वालिटी में सीखेंगे कि ये जो आप बराबर पावर देके कटा देते हैं, आपका ये जो कटा देते हैं पावर 5 का कटा देना सही है, पावर 5/3 पावर 5 का कटा देना सही है, पावर 5/3 का भी कटा देना सही है, मगर ये दोनों कटा देना गलत होगा। तो इन बातों को हम अगले क्लास में लेक्चर 4 में, रियल nth रूट का लेक्चर 4, हम तो पहले ही कह दिए थे ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि हमारी बातें बस यहीं तक सीमित हैं कि सही है कि गलत है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि इसमें इतनी ही बातें हैं। ये बातें तो बहुत सिंपल सी थी और पहले क्लास में ये बातें निकल गई, इस पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। आज क्लास में आपको लग गया होगा कि ये भी चैप्टर कितना दमदार चैप्टर है। हम समझ रहे हैं कि इसको अगर आप सिंसियर हैं और वास्तव में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, तब बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, बाकी ये चैप्टर भी कंटिन्यू रहेगा। तो अगले क्लास में सीखेंगे कि ऐसा क्यों है कि इवन पावर केस में कैंसिलेशन गलत है, ऑड पावर केस में कैंसिलेशन सही है। बाकी इसके अलावा ऑड बाय इवन पावर हो तो क्या करेंगे, पावर में इरेशनल नंबर हो
एक्सपोनेंट में इरेशनल नंबर हो तो क्या करेंगे, ये सारी बातें हम अगले क्लास में, इसके अगले वीडियो में देखेंगे। आप हमारे साथ निश्चित रूप से बने रहिए। जल्दी ही पैरेलल में कुछ लगातार रियल एंड रूट पे वीडियो बना रहे हैं, अब हम जल्दी ही पैरेलल में लिमिट पे भी वीडियो शुरू करते हैं बनाना। लेकिन अभी जो वीडियो बनाए ये हर क्लास के बच्चे अगर सिंसियर हैं तो पढ़ सकते हैं, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, 11th 12th या IIT की तैयारी कर रहे हों या और भी व्यू जिनका हो। लेकिन 9th 10th के बच्चे को सिर्फ जहां जहां इमेजिनरी शब्द का प्रयोग हुआ आप उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी ध्यान सुनिएगा तो बातें समझ में आएगी। और जहां दिक्कत होगी आप हमें कमेंट कीजिए, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, आप हमें पर्सनली पूछिए। ओके, थैंक यू। तो आज क्लास आपको पूरा समझ में आया तो आप इसे देखिए। हम हट जाते हैं थोड़ा सा और एक बार हम सारे पेज का स्क्रीनशॉट बनाने के लिए हम हट जाते हैं। हम प्रत्येक पेज को 1 बाय 1 खोलते हैं कि आप जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। बाकी तो अब क्लास समाप्त हो गया, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। तो ओके, ये फर्स्ट पेज, सेकेंड, यहाँ से क्लास शुरू हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हटे हुए हैं साइड, हम 1 बाय 1 सिर्फ खिसका रहे हैं। इसके बाद का पेज, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। एक्चुअली ऐसा हम इसलिए कर दे रहे हैं कि जनरली हम बोर्ड के सामने ही खड़े होते हैं, तो ऐसे आपको नोट्स बनाने में स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में उतारने में नहीं बनता होगा, इसलिए हम साइड हट करके सारे पेज को एक बार चला दें कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले करके सही ढंग से नोट्स बनाइएगा, अपनी कॉपी में सही ढंग से उतारिएगा। ओके, थैंक यू। तो बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।